जाएंगे और 8 बजे से 1 घंटे का वो सुजोग थेरेपी पर आपसे बात करेंगे। ये बहुत प्रभावी एक थेरेपी है और इस थेरेपी पर भी हम समझते हैं कि आपको कुछ बेसिक्स नॉलेज होनी चाहिए, तो उस पर बात करेंगे विशाल भाई आज। और कल का जो विशाल भाई का विषय रहेगा, कल 2 घंटे की क्लास विशाल भाई ही लेंगे और उस 2 घंटे की क्लास में जो कल हम ज्वाइनिंग जो कराएंगे सुबह वो जो ज्वाइनिंग है वो ज्वाइनिंग सुबह 8 बजे रहेगी। 8 से 10 कल क्लास रहेगी, क्योंकि कल संडे भी है तो किसी को भी कोई मुश्किल नहीं होगी। 8 से संडे, क्योंकि विशाल भाई का थोड़ा सा समय कुछ गोमाता की सेवा में सुबह होता है, दूध वगैरह उनको निकालना होता है, दूध लाना होता है, तो उसमें वो थोड़ा लेट हो जाते हैं, लगभग 7:30 पौने 8 बज जाते हैं। इसलिए कल 8 बजे से आपकी क्लास रहेगी, बाकी रूटीन सारे वैसे ही रहेंगे। तो कल की जो क्लास है उसमें आप 8 बजे ज्वाइन करें। वैसे टाइम आपको डाल दिया जाएगा, टाइम का पता और सब लिख दिया जाएगा उसमें, जो लिंक आएगा आपके पास। तो कल जो उनका टॉपिक रहेगा वो रस का टॉपिक रहेगा, पूरा 2 घंटे का रस और ऋतुचर्या पर आपसे वो बात करेंगे। आज जो मेरा विषय है, एक तो अर्क बनाना, घनवटी बनाना और नसिका औषधि बनाना, इनका उपयोग करना, कैसे आप बनाएंगे, कैसे आप उनका उपयोग करेंगे, ये सब बातों की हम चर्चा करेंगे। गोमूत्र कैसे लेना चाहिए, विशेष कौन से रोगों में गोमूत्र पीना चाहिए, कौन से रोगों में गोमूत्र नहीं पीना चाहिए, तो इस विषय पर आज हमारी चर्चा रहेगी। आप लोग अच्छा हो कि पेन कॉपी लेकर बैठें, तो कुछ चीज़ें चाहे नोट करते रहें। वीडियो मैंने डाल दिया है ग्रुप पर, अभी सुबह ही डाला है मैंने, सुबह ग्रुप पर वीडियो डल गया है कि अर्क बनाते हुए आपको पूरा सब दिखा रहे हैं कैसे, तो वो वीडियो भी आप चेक कर लेना। वैसे फिर भी मैं प्रयास करती हूँ कि पूरा आपको एक बार बता दूँ। देखो, गाय का गौमूत्र जो है वो सुबह ब्रह्म मुहूर्त में लेना चाहिए। सॉरी दीदी, आवाज नहीं आ रहा है। आवाज थोड़ा खोलना। अब ठीक है, अब ठीक है, हाँ अब ठीक है। अच्छा, तो गाय का जो गौमूत्र है वो सुबह ब्रह्म मुहूर्त में लेना चाहिए, पीने के लिए भी और अर्क बनाने के लिए भी। देखो, पहले दोनों का अंतर मैंने शायद बताया भी होगा, एक बार मैं फिर पुनः बता देती हूँ कि ताजा गौमूत्र पीने में और अर्क लेने में क्या अंतर है। देखो, गौमूत्र जो ताजा गौमूत्र है, गाय ने उस ताजा गौमूत्र को बिल्कुल संतुलित अवस्था में दिया है। संतुलित अवस्था का मतलब क्या है कि उस गौमूत्र में 18 प्रकार के जो कंटेंट पाए जाते हैं, वो 18 कंटेंट बिल्कुल संतुलित अवस्था में है। महर्षि वाग्भट्ट ने, महर्षि चरक ने, सुश्रुत जी ने जहां पर भी गौमूत्र पीने की चर्चा की है, वहां पर एक ही बात है, केवल ताजा गौमूत्र पीना है। यदि उस गौमूत्र को आपने लेकर 1 घंटे से ज्यादा रख ही दिया है और फिर यदि आप उसका उपयोग करते हैं, तो उसके जो 18 कंटेंट हैं, उन कंटेंटों में विषमता आ जाती है, उनका संतुलन खत्म हो जाता है, विषमता आ जाती है, उसमें कुछ तत्व घट जाते हैं और कुछ तत्व स्वतः ही स्वाभाविक रूप से ही बढ़ जाते हैं। तो जब भी आपको गौमूत्र पीने की जहां भी शास्त्रों में बात की गई है, शास्त्रों में केवल और केवल ताजा गौमूत्र गाय से लो, कपड़े से छानो और छान के उसे 10-15 मिनट के अंदर अंदर आप उसको पियो, और वो भी सूर्य उदय से पहले पियो। तो वो औषधि है, वो पूरा औषधीय गुण है उसमें। तो ये सबसे श्रेष्ठ तरीका है गौमूत्र पीने का। और जो ताजा गौमूत्र पिया जाए उसमें पानी मिलाने की भी आपको आवश्यकता नहीं है। ताजा गौमूत्र को आप बिल्कुल वैसा ही कपड़े से छानकर, जैसा गौमाता ने दिया है उसको वैसा ही पी सकते हैं। 11 नियम हमने पढ़े ही हैं कि गौमूत्र किस गाय का लेना है और किस समय लेना है और किस पात्र में लेना है, वो सब बातें आपने सबने सीखी हैं। तो सुबह ताजा गौमूत्र लें और उसे जो का त्यों है वैसा का वैसा पी लें। शास्त्रों में केवल इसी बात की चर्चा मिलेगी, जहां पर भी आप देखेंगे अर्क की, गौमूत्र अर्क की चर्चा किसी भी शास्त्र में आपको नहीं मिलेगी। लेकिन जैसे जैसे इस पर कुछ रिसर्च हुआ, जैसे कुछ विद्वानों ने इस पर रिसर्च किया, तो उन विद्वानों ने रिसर्च के बाद में ये बताया कि इसमें स्मेल पार्ट के लिए और दूसरा इसका
कि इसमें जलन के लिए जो जो उत्तरदायी जो कंटेंट है वो कंटेंट है अमोनिया कंटेंट। अमोनिया जो घटक है वो इसके लिए उत्तरदायी है। तो कुछ रिसर्च करके, कुछ ऐसा विचार करके और बड़ी बुद्धिमत्ता से इस पर काम किया गया, और उसको काम करने के बाद में इसका एक विकल्प निकाला गया कि अब भारतवर्ष पहले जैसा भारतवर्ष नहीं रहा है, और नहीं रहने के कारण में गायें हर घर से बाहर निकल गई हैं। हम लोगों ने गायों को अपने जीवन से अलग किया हुआ है। इसके लिए कोई दूसरा व्यक्ति जिम्मेदार नहीं है, हम स्वयं जिम्मेदार हैं कि हमारी संस्कृति का जो एक मूल पाठ हुआ करता था, वह मूल पाठ आज हमारे जीवन से बिल्कुल अलग थलग हो गया है, और हम एक शहरीकरण में आकर और शहरी जिंदगियों को जीने के लिए मजबूर हो गए हैं कि मनुष्यों के रहने की जगह ही कम पड़ती जा रही है। फ्लैट्स में रहना, खुली हवा नहीं मिलना, तो वहाँ पर गाय नहीं रह सकती। इसलिए इसका एक विकल्प निकाला गया कि जिन लोगों के पास घर में गाय नहीं है वो लोग क्या करें, इसके लिए वो उन तक गौमूत्र कैसे पहुँचे। तो सबसे पहले गुरुदेव ने इसी बात पर विचार किया कि ये कैसे वहाँ तक पहुँचे, सबके घरों तक गौमूत्र पहुँचना चाहिए, वो कैसे पहुँचे। तो उन्होंने ये रास्ता निकाला कि क्यों नहीं जो विषमता के लिए, उस गौमूत्र में विषमता के लिए या असंतुलन के लिए जो जिम्मेदार कंटेंट है, उस एक कंटेंट को अलग कर दिया जाए, और उस एक कंटेंट को अलग करना ही गौमूत्र का वाष्पीकरण है। तो उसमें डिस्टिलेशन के कुछ तरीके निकाले गए, कुछ प्लांट्स भी हमारे कंपनी में रविंद्र भाई अड़के हैं, तो उन्होंने वो कुछ प्लांट्स भी उसके बना के दिए हैं हमें, जो 304 ग्रेड 316 ग्रेड के प्लांट हैं वो उन्होंने बना कर दिए हैं। कुछ मिट्टी के भी छोटे मटके से भी हम लोग बना सकते हैं। आप में से कई लोग जानते होंगे कि जो मिट्टी के घड़े से गाँव में, या आप लोग भी अगर बैकग्राउंड आप लोगों का कहीं गाँव से रहा हुआ हो, तो हमारे प्राचीन काल में जो मदिरा जो बनती थी, मिट्टी के घड़ों में जो मदिरा तैयार करते थे, लगभग उसी विधि से ये गौमूत्र अर्क भी तैयार किया जा सकता है। वो मटके वाली जो विधि है, छोटे छोटे जो मटके के जो पात्र हैं उनको गैस पर, लेकिन ये वो बहुत शॉर्ट विधि रहेगी, उसमें आप ज़्यादा माल नहीं ले सकते। लगभग आप पूरा दिन भर भी आप उस प्लांट को चलाएंगे, मटके वाले प्लांट को, तो वो प्लांट लगभग आपको 5 से 7 लीटर तक ही गौमूत्र अर्क दे पाएगा, इससे ज़्यादा उसकी क्षमता नहीं होती। तो गुरुजी ने कुछ ऐसा निकलवाया कि भाई अब इसको कुछ प्लांट्स तैयार किए जाएं। तो वो प्लांट तैयार किए गए, हमारे यहाँ पर बॉयलर्स तैयार किए गए, और उन बॉयलर्स के माध्यम से आज अर्क बनना शुरू हुआ है। जो वीडियो आप देखेंगे उसमें आपको वो दिखाई देगा। तो सबसे पहले मैं आपको गौमूत्र अर्क बनाने की एक साधारण सी जो विधि है हमारी, उस पर मैं आपको बताती हूँ। लिखने के लिए भी शायद हमारे पास नहीं है, पर फिर भी एक मुझे वो पेन और कॉपी देना, मैं प्रयास करती हूँ उसको थोड़ा सा आपको लिखकर इसमें बताऊं। क्या आप देख पाएंगे इसको? ऐसे दिख पाएगा? कोई अपना म्यूट खोल कर बताए, क्या ऐसे दिख पाएगा? दिख पाएगा। अच्छा, तो आप देखिए, मैं थोड़ा साइड होके बैठती हूँ। अब दिख रहा है सही? अब सही दिख रहा है? हाँ। देखो, ये जो है दिख रहा है, ये मैं जो लिख रही हूँ, एक जन्म म्यूट खोल के रखो ना। हाँ, दिख रहा है। दिख रहा है, अच्छा। तो ये ये जो है, ये बॉयलर है मान लो हमारा, और इस बॉयलर के नीचे हमने, ये गैस है, ठीक है, ये बॉयलर हुआ, और इस बॉयलर के नीचे ये गैस है। इसके ऊपर एक पाइपलाइन लगी हुई होती है इस तरह से, वो आपको अच्छी तरह उस वीडियो में दिख पाएगी, लेकिन आप समझ जाएंगे इससे। और ये एक प्लास्टिक का ड्रम है यहाँ पे,
ये जो दूसरा रखा है ये प्लास्टिक का ड्रम रखा है। इस ड्रम में ये जो पाइप है ये इस तरह से, मुझे पेन दूसरा देना, पेन दूसरा, और ये जो है ड्रम, ये ड्रम पूरा पानी से भरा हुआ है, इसमें ये पानी है, ये पानी है इस ड्रम में पूरा, ये पानी। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, देखो कि ये बॉयलर है, बॉयलर यहाँ से पूर्णतः एयर टाइट है, ये जो इसका मुंह है, ढक्कन है इसका, ये पूरा एयर टाइट है, इसमें से वायु लीक नहीं होनी चाहिए, वाष्प लीक नहीं होनी चाहिए। ऐसा इसके पास बुल्ट होते हैं, यहाँ पर जो रविंद्र भाई ने जो बनाया है उसमें यहाँ पर ये बुल्ट लगे हुए हैं, इन बुल्टों को हम खोल सकते हैं, तो ये खोल के पूरा खुल जाता है। तो सबसे पहले हमने गाय से गौमूत्र लिया और इसके मुंह पर इसका ढक्कन खोला, ढक्कन को खोलकर इसके ऊपर सफेद कपड़ा लगाया और सफेद कपड़ा लगाकर गौमूत्र को छानकर इसमें भर दिया। आपको ध्यान क्या रखना है इसमें भरने का, कि इसका 1/4 भाग खाली रहना चाहिए ऊपर से, बाकी यानी ये 22 लीटर का है हमारे पास। 22 लीटर में हम लगभग 16 लीटर ही इसमें गौमूत्र भरेंगे। 16 लीटर हमने इसमें गौमूत्र भर दिया और इसका 1/4 भाग खाली छोड़ दिया। अब हमने इसको एयर टाइट कर दिया गौमूत्र भर के, और गैस को चालू कर दिया। ये जो गैस हमने इसके नीचे लगाया, इस गैस को हमने चालू कर दिया। जैसे गैस को चालू किया, गैस चालू होगा तो गौमूत्र धीरे धीरे करके बॉईल होना शुरू हो जाएगा। अब जैसे एक बार बॉईल हो गया गौमूत्र, उस समय आप गैस को बिल्कुल सिम कर दो, सिम, बिल्कुल सिम पे ले आओ। एक बार गर्म होने के बाद उसको सिम किया, तो सिम करेंगे तो यहाँ पर जो एक गोला जैसा आकृति बन जाती है। जैसे चाय जब हम बनाते हैं, तो जब चाय बनाते हुए जब चाय तेज गैस पे उफनने लगती है तो हम उसे सिम पे कर देते हैं, और सिम पे करते हैं तो वो बीच में एक गोला सा बनता है, धीरे धीरे वो बॉईल होती रहती है फिर सिम गैस करके। ठीक उसी कंडीशन में हम इसको यहाँ पर ले आएंगे और इसको धीरे धीरे करके बॉईल करना शुरू कर देंगे। अब ये सिम गैस हो गया और ये बॉईल हो रहा है आसानी से। अब क्या होगा कि इसमें से जैसे जो भाप बनेगी, तो एयर टाइट हो चुका है ये प्लांट तो पूरा, तो इसको कहीं भी जगह नहीं मिलेगी। तो ये जो पाइपलाइन लगी हुई है, इस पाइपलाइन में वाष्प जाएगा और ये वाष्प जाता हुआ यहाँ तक पहुंच जाएगा, और ये जो पाइपलाइन पूरी इस ड्रम में से इधर बाहर निकली हुई है, ये पाइपलाइन इस तरह से। तो यहाँ पर क्या होगा कि यहाँ से वाष्प के रूप में आएगा और यहाँ पर उसे पानी का ड्रम भरा हुआ मिलेगा। ये जो पाइपलाइन है ये पानी में पड़ी हुई है, तो भाप क्या होगी, यहाँ पर ठंडी हो जाएगी पानी पाके, और जैसे भाप से वो वाष्प जो है वो ठंडी हो जाएगी, ठंडी होगी तो यहाँ पर लिक्विड के रूप में, बूंद बूंद ड्रॉप्स के रूप में वो यहाँ पर निकलना शुरू हो जाएगी। एक छोटा छोटा ड्रॉप्स के रूप में वो यहाँ पर इस मटकी में निकलना शुरू हो जाएगी। ये हमने मिट्टी का पात्र लगाया हुआ है, देखो ये सामने दिख रहा है अब आपको, ये पूरा अच्छे से अब आप देख पाएंगे स्क्रीन पर इस चित्र को, कि ये जो ड्रम है, इस ड्रम में ये पाइपलाइन अंदर पड़ी हुई है और ड्रम में पानी भरा हुआ है, और इस तरह का ये बॉयलर है। अब आप अच्छे से समझ पा रहे होंगे, और वही पाइपलाइन बाहर निकली हुई है। बस इस ड्रम का जो, ये जो प्लास्टिक का जो ड्रम आपको दिख रहा है स्क्रीन पर, इसका औचित्य केवल इतना ही है कि ये इस पाइपलाइन को ठंडा करेगा। अब जो यहाँ पर अब देखिए कि जो अमोनिया जो गैस होती है, वो गौमूत्र का सबसे हल्का कंटेंट है, सबसे हल्का कंटेंट है। तो जब भी हम किसी चीज को बॉईल करते हैं, किसी भी पदार्थ को बॉईल करते हैं, तो बॉईल करने पर सबसे पहले उसका हल्का कंटेंट बाहर निकलेगा, वाष्प जो बनेगी वो हल्के कंटेंट की बनेगी। तो अमोनिया की सबसे पहले वाष्प बनती है, और वो जो हल्का कंटेंट है, वो हल्का कंटेंट इसमें आएगा, अमोनिया आएगी, और बाहर वो लिक्विड के रूप में निकलेगी। ये जो यहां पर इकट्ठी हो रही है, ये लिक्विड के रूप में अमोनिया निकल रही है, ये अमोनिया बाहर आ रही है। तो सबसे पहले क्या बाहर आया, अमोनिया बाहर आई। इसके बाद में अब हम कैसे पता लगाएंगे कि अमोनिया इसमें खत्म हुई या नहीं हुई। देखो, हर समय की, हर ऋतु का, गाय की नस्ल का, गाय के खाने पीने का, सब चीजों का फर्क पड़ता है गौमूत्र पर। तो कभी भी इस बात पर आप नहीं जाएं कि
आपने 16 लीटर गौमूत्र लिया है तो उसमें से आपको 2 लीटर अमोनिया निकालनी है या 1 लीटर अमोनिया निकालनी है। ये कंपनियों के फंडे पर आपको नहीं जाना है, बिल्कुल भी। ये सब कंपनियों के फंडे हैं, कंपनियों के फंडों पर आपको नहीं जाना है, आपको प्रैक्टिकली उस पर काम करना है। अब वो प्रैक्टिकली आप कैसे पता लगाएंगे कि आपके इसमें अमोनिया गैस अभी भी आ रही है या नहीं आ रही? तो ये जो मटका लगा हुआ है जहां पर अर्क पात्र लिखा हुआ है इसमें पिक्चर में, यहां पर जो बूंद बूंद ड्रॉप ड्रॉप गिर रहा है, आप अपनी उंगली लें एक ये और 4 फिंगर और इसमें से उसको गीला करें। जो टपक रहा है ना उसमें से लें, नीचे डल गया उसमें उंगली नहीं डालनी है, ऐसे करके मटके में उंगली, ऐसे करके उंगली नहीं डालनी है मटकी में। आपको क्या करना है कि जो बूंद गिर रही है उस बूंद को आपको उंगली पे लेना है इस तरह से, और उसे लेकर इस तरह से नाक के पास ले जाओ। जैसे ही आप उसे नाक के पास ले जाओगे तो आपको कैसा होगा, ऐसे जलन होगी एकदम, आप उसे बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। ऐसे यूं करोगे तो आपको एकदम झंझनाहट सा लगेगा, अरे यार जल रहा है। जैसे आपको ऐसी स्थिति जब तक हो रही है तब तक आप समझिए कि अमोनिया निकल रहा है। फिर आप 10 मिनट बाद फिर वापस आप एक बार उस बूंद, जब बूंद गिर रही है उसी बूंद को आप छूकर वापस लाएं, और अगर आप अपने नाक के पास उसको यूं रख लेते हैं, काफी देर तक यूं अच्छे से टच करा के रख लेते हैं, और आपको बिल्कुल भी जलन महसूस नहीं होती, आपको बिल्कुल भी झंझनाहट महसूस नहीं होती, आप खूब अपने नाक के पास उस उंगली को रख लो, तो आपको समझ लेना चाहिए कि अब इसका अमोनिया पार्ट पूर्णतः इस मटकी में आ चुका है। अमोनिया पूरी इस मटकी में आ चुकी है। तो आप ये अच्छे से समझ जाएंगे कि मटकी में अमोनिया आ चुकी है और अब अर्क निकलना शुरू हो गया है। उसी समय आप क्या करें कि प्लांट के नीचे जो गैस जल रहा है उस गैस को बंद कर दें। तो गैस को आपने बंद किया। अब गैस को बंद करने के बाद में जो इस पे देखो काले काले बटन दिख रहे हैं आपको बॉयलर पे, काले काले से बटन जो दिख रहे हैं, इनको आप घुमाओगे तो घुमाने से गैस को बंद करके घुमाना है। गैस को बंद करो, गैस को बंद करके आप इनको घुमाओगे तो ये ऊपर का जो ढक्कन है ये हट जाएगा। तो आप ढक्कन को हटाओ और फिर आप क्या करेंगे कि आप एक चौकोर रुमाल लो सफेद कलर का। एक ये रुमाल लिया हमने, चौकोर एक रुमाल लिया, और उस रुमाल में हम क्या करेंगे कि हमें जो भी वनस्पति डालना है इसमें, किसी भी वनस्पति का जिसका भी हमें अर्क बनाना है, मान लीजिए आपको तुलसी का अर्क बनाना है तो आप तुलसी के पत्ते यहां पर डाल दें इस रुमाल में, थोड़ा सा उनको कूट लें। अर्जुन का अर्क बनाना है तो आप अर्जुन की छाल को कूटकर उसका दलिया जैसा बनाकर इस रुमाल में रख लें। आपको पारिजात का अर्क बनाना है तो पारिजात के पत्तों को हल्का सा मीमाम जस्तों में कूटो और कूट के फिर इस रुमाल पर रख लो। यानी कहने का मतलब क्या हुआ कि आपको जिस भी वनस्पति का मिश्रण अर्क में करना है उस वनस्पति को आप थोड़ा सा इमाम जस्ते में कूटेंगे। पत्ते हैं तो, या टाइट वनस्पति भी, जैसे अर्जुन छाल थोड़ी टाइट भी होगी तो उसको थोड़ा दलिया जैसा कूट लो। दलिया जैसा, ना उसका पाउडर बनाना है और ना उसको पूरा साबुत रखना है, दलिया जैसा उसको बना लो और उसे इस रुमाल में डाल के और रुमाल की पोटली बांध दो। पोटली बांध दे, गांठ बांध दे रुमाल की, तो ऐसे आपकी पोटली तैयार होगी। अब बात यहां पर आपका प्रश्न हो सकता है कि साहब उसकी मात्रा कितनी होनी चाहिए। देखो मात्रा के लिए हम आपको एक लिस्ट देंगे, आप उस लिस्ट के अकॉर्डिंग काम करेंगे और वो जो लिस्टिंग होगी वो 10 लीटर पर होगी। फिर आप उसमें अगर 20 लीटर डाल रहे हैं तो आप उसके हिसाब से ही उसकी मात्रा को कम बत्ती कर सकते हैं। 16 लीटर डाल रहे हैं तो उसकी मात्रा को उससे कम बत्ती कर सकते हैं। वो 10 लीटर का हम आपको एक पूरी लिस्ट देंगे कि कौन सा वनस्पति का आप बनाएंगे तो कौन सी वनस्पति कितनी यूज होनी चाहिए। वैसे फिर भी मैं आपको एक आइडियल बताती हूँ इसके लिए कि जो वनस्पति सूखी काम में आती है उसकी मात्रा थोड़ी ज़्यादा लेनी चाहिए, और ज़्यादा लेनी चाहिए, और जो वनस्पति गीली काम में आती है, जैसे तुलसी के गीले पत्ते काम में आते हैं या पारिजात के गीले पत्ते काम में आते हैं, तो उस वनस्पति का आपको कम मात्रा में प्रयोग करना चाहिए। इसी प्रकार से आप सारे वनस्पतियों को इस रुमाल में डालकर पोटली बनाकर आपने जो इसका ढक्कन हटाया था, इस ढक्कन में खोल के इस गौमूत्र में उस सफेद पोटली को छोड़ दो और वापस ढक्कन एयर टाइट कर दो। वापस ढक्कन एयर टाइट किया और करके गैस को फिर से चालू कर दो। तो एक ही काम अभी तक आपका हुआ है। अभी मूल अगर हम काम को समझें तो एक ही काम हुआ है कि आपने अमोनिया को गौमूत्र से सेपरेट किया है, बस
और उस ये अमोनिया है, अब इस पात्र को उठाकर आप दूसरी जगह रख दें, इसके नीचे दूसरा खाली पात्र लगा दें, इसके नीचे आप कोई भी दूसरा खाली पात्र लगा दें, इसको हटा दें। इस अमोनिया का आप क्या करेंगे, इस अमोनिया का आप खेत में उपयोग कर सकते हैं, खाद में उपयोग कर सकते हैं, जहां आपने गोबर इकट्ठा किया हुआ है उस गोबर में इसे डाल सकते हैं। और पेड़ों पर, अगर कई पेड़ ऐसे होते हैं जिनके पत्तों पर कीड़े लगते हैं, पानी मिलाकर अमोनिया में उस पत्तों पर स्प्रे किया जा सकता है, उन कीड़ों को उड़ाने के लिए काम में लिया जा सकता है। नालियों को साफ करने के लिए अमोनिया का उपयोग आप कर सकते हैं। तो अमोनिया को भी फेंकना नहीं है, आपको एक स्टोर बना लो कोई बड़े बर्तन का, उसमें आप डालते रहें और उसको खेती के उपयोग में आप ले सकते हैं। लेकिन डायरेक्ट अमोनिया किसी भी पेड़ में नहीं डालनी है, गोबर के साथ और पानी के साथ मिक्स करके ही आप अमोनिया को डाल सकते हो। ऐसा नहीं है कि किसी भी पेड़ में ली और अमोनिया डाल दी, पेड़ जल जाएगा। कभी भी डायरेक्ट अमोनिया को किसी पेड़ में नहीं डालना है। अब क्या किया आपने, एयर टाइट किया और वापस गैस चालू की, तो यहां से वापस भाप बनकर भाप निकलने लगी। और वो जो भाप निकल रही है वो किससे निकल रही है, जैसे मान लो हमने इसमें तुलसी के पत्ते डाले थे, तो तुलसीमय भाप निकल रही है। उस भाप को, वो भाप यहाँ आएगी और यहाँ उसे पानी मिलेगा, तो पानी मिलेगा, ये ठंडी होगी और ठंडी होके ये दूसरा हमने खाली पात्र, यहाँ पर दूसरा पात्र लगाया और इसमें जो गिर रहा है, जो ड्रॉप ड्रॉप अब आ रही है, वो ड्रॉप क्या आ रही है, गोमूत्र तुलसी अर्क। अब हम उसे अर्क नहीं कहेंगे केवल, उसे हम कहेंगे गौमूत्र तुलसी अर्क। और अगर खाली आपको गौमूत्र का अर्क बनाना है तो अमोनिया सेपरेट करने के बाद में आप दोबारा से प्लांट को चालू कर दें या उसके नीचे तुरंत वो पात्र लगा दें। अगर कुछ भी वनस्पति नहीं मिलाना है तो खाली गौमूत्र का अर्क आपके पास निकल जाएगा। अब आपको ध्यान क्या रखना है इसमें कि ये यहाँ पर अर्क निकल रहा है, अब आपको मापन पूरा अपना रखना पड़ेगा इसका। क्यों? क्योंकि प्लांट फट सकता है। अगर आपने पूरी तरह से इसको खाली कर दिया और आपने ध्यान नहीं दिया तो प्लांट फट सकता है। तो आपको मापन करना पड़ेगा। क्या मापन करना पड़ेगा कि आपने 16 लीटर गौमूत्र डाला था और अमोनिया मान लीजिए आपने 2 लीटर निकाल लिए उसमें से, तो इसमें बच गया कितना, 14 लीटर। 14 लीटर जो बचा, 14 लीटर में से आप 11 लीटर तक, 11 से 12 मैक्सिमम, 11 से 12 मैक्सिमम है, नहीं तो 11 लीटर पर आप इसे रोक दें। 11 लीटर जब आपके पास अर्क बाहर निकल जाए तब आप इस प्लांट को बंद कर दें। कहने का मतलब क्या हुआ? कहने का मतलब ये हुआ कि कम से कम 2 से 3 लीटर यहां पर अर्क, यहां पर गौमूत्र रहना चाहिए। ये पूर्णतः खाली नहीं होना चाहिए प्लांट। अगर ये प्लांट पूर्णतः खाली हो गया तो प्लांट में ब्लास्ट हो जाएगा। तो यहां पर ये इतना कम से कम 1-2 लीटर रहे, 1.5 लीटर रहे, 3 लीटर रहे, इतना इसमें रहना चाहिए गौमूत्र। तो इतना गौमूत्र छोड़ दो। अब आप गैस को बंद कर दो और आपका ये जो अर्क, तुलसी अर्क निकला, इसको आप अपनी बोतलों में भर भर के रख दो। ये बिल्कुल ड्रॉप से बनना चाहिए। जब आप अर्क बना रहे हैं तो गैस बिल्कुल सिम होना चाहिए। अगर सिम गैस नहीं रखेंगे तो यहां से ज्यों का त्यों गौमूत्र बाहर निकल जाएगा स्पीड से। जैसे चाय के ऊपर आप तेज गैस रखते हो और चाय पूरी जैसी होती है वैसी पूरी गैस से बाहर निकल जाती है, भगोने से बाहर निकल जाती है, ठीक उसी प्रकार से अगर तेज गैस रहा तो गौमूत्र इसमें जैसा है वैसा का वैसा ही बाहर निकल जाएगा। हमें क्या करना है, वाष्प को ठंडा कर करके लेना है। तो वाष्प बनाने के लिए हमें गैस को सिम रखना पड़ेगा। तो इस तरह से गौमूत्र का ये डिस्टिलेशन होता है। ये गौमूत्र इस तरह से, गौमूत्र अर्क इस तरह से आप बना सकते हैं। अब बात आती है कि आप सोच रहे होंगे कि ये सब इतना बड़ा तामझाम हम कहाँ से लाएंगे। ऐसा नहीं है। मैं आपको रविंद्र भाई के नंबर दे दूंगी, अभी ग्रुप पे डाल देंगे उनके। वहां पर उनके पास 2 लीटर का भी बॉयलर मिलता है जिससे आप रसोई में ही अपना काम कर सकते हैं। जैसे आपको अपने घर के लिए चाहिए वही 2-2.5 हजार 3 हजार रुपए का, ज्यादा से ज्यादा मेरे हिसाब से इससे भी कम होगा, मुझे रेट उसका पता नहीं है, बाकी हाँ सस्ता है वो बिल्कुल। तो 2 लीटर का भी प्लांट स्टील का आपको मिलेगा, जो आपका जैसे जो कुकर बराबर होता है। जैसा आपका घर में आप गैस पे कुकर को यूज करते हैं या 2 लीटर के भगोने को यूज करते हैं, उस हिसाब से आप अपने घर में भी छोटे गैस पर भी आप उसे बना सकते हैं। तो ये भी सब उपलब्धता होती है। बस आपका मन बनना चाहिए, आपकी मानसिकता, मानसिक रूप से आप तैयार होने चाहिए कि आपको इस क्षेत्र में कुछ करना है, तो वो सब व्यवस्थाएं आपको मिल जाएंगी। तो ये इस तरह से आप मेरे हिसाब से अब समझ गए होंगे कि करना क्या है। मैं एक बार वापस रिपीट करती हूँ। ये
22 लीटर का बॉयलर लिया, 22 लीटर की बॉयलर में 16 लीटर भरना है। 16 लीटर पर मैं बार बार जोर इसलिए दे रही हूं कि आप चाहे 2 लीटर का प्लांट लेकर आएंगे तो उसका भी 1/4 भाग खाली छोड़ेंगे, उसको ऊपर तक नहीं भरेंगे आप। तो उसमें मूल बात है कि 1/4 भाग खाली छोड़ के और उसके नीचे हमने गैस जलाया, यहां से ये वाष्प गया, ये ठंडा हुआ, ठंडा होके सबसे पहले जो कंटेंट बाहर निकला वो अमोनिया बाहर निकल गया उसका, और अमोनिया को हमने सेपरेट कर दिया। उसके बाद में हमने थोड़े तुलसी के पत्ते लिए और तुलसी के पत्तों को हमने सफ़ेद रुमाल में बांधा और सफ़ेद रुमाल में बांधकर इसका ढक्कन खोला। ढक्कन खोलने के बाद हमने उस पोटली को उसमें डाल दिया। अब ये पोटली भी इसमें बॉईल होने लगी और गैस को चालू किया तो यहाँ पर फिर भाप बनकर जा रहा है और भाप जो बाहर निकल रही है उसे हम कहेंगे अर्क। तो अभी तक आपने 2 चीज सीख ली है कि अमोनिया कैसे निकल गई, अमोनिया कैसे सेपरेट हुई, और दूसरा अर्क कैसे बन गया। 2 ही चीज बनी है। अब उसके बाद में यहां पर एक प्रश्न आ सकता है कि महर्षि वाग्भट ने जो कहा था कि 100% गौमूत्र पिलाना है, यानी 18 कंटेंट वाला गौमूत्र पिलाना है, तो 18 के 18 कंटेंट भाई साहब बाहर नहीं आए हैं। अभी हमने इसमें 3 लीटर रख लिया है अभी गौमूत्र, तो जो सबसे भारी कंटेंट थे वो तो रह गए। गौमूत्र में जब बॉयल होता है गौमूत्र या किसी भी पदार्थ को आप बॉयल करते हो तो पहले उसका हल्का कंटेंट बाहर आएगा, फिर उससे हल्का कंटेंट बाहर आएगा, फिर उससे भारी आएगा, फिर उससे भारी, और सबसे भारी तो लास्ट में रह जाएगा ना पेंदे में। तो हमारे पास जो ये अर्क आया, ये 18 में से अमोनिया तो हमने अलग कर ही दी थी, तो ये हमें 17 कंटेंट वाला तो मिलना चाहिए ना। अगर हम इसका साइंस देखें तो 17 कंटेंट वाला अर्क मिलना चाहिए, लेकिन ये 17 वाला नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि भारी कंटेंट इसमें रह चुके हैं, चाहे एक ही रहा हो। इसका कोई पैमाना हम लोगों के पास भी नहीं है कि इसमें 2 रहते हैं, 3 रहते हैं, या 4 रहते हैं, या 1 रहता है, लेकिन कुछ ना कुछ तो रह गया। यानी इसे हम 17% वाला कंटेंट, 17 कंटेंट वाला हम अर्क नहीं कह सकते। ये बात हुई मूल बात। तो हमें क्या करना पड़ेगा फिर कि इसमें जो ये रह गया यहां पर जो रहा गौमूत्र, उस गौमूत्र को क्षार कहते हैं। क्या कहते हैं? क्षार कहते हैं। तो 3 चीजें हमने अभी तक सीखी, एक तो अमोनिया, दूसरा अर्क, और तीसरा हमने सीखा क्षार। कि क्षार कौन सा होता है कि अर्क बनाने के बाद में जो पेंदे में जो बच जाता है गौमूत्र उसे क्षार कहते हैं। ठीक है, वो क्षार बच गया। अब हम इस क्षार से किस प्रकार से घनवटी बनाएंगे, आप ये देखिए। ये जैसे एक हमने कढ़ाई ली, ये कढ़ाई है हमारी, एसएस की कढ़ाई ले सकते हैं आप। इसमें एसएस बहुत अच्छा होता है, जो स्टील वाला, जो भारी स्टील होता है ना, उसको भी आप ले सकते हैं, या लोहे की कढ़ाई भी ले सकते हैं, लेकिन लोहे की कढ़ाई बिल्कुल जर हटी हुई होनी चाहिए, और जब तक गौमूत्र उसी में तुरंत डालें और तुरंत ही उसको बॉयल शुरू कर दें। तो ये कढ़ाई ली और इस कढ़ाई में हमने ये भर दिया क्षार। ये 3 लीटर जो क्षार बचा था, इस क्षार को इसमें भर दिया, और भर के इसको भी ये लो गैस पे रख दिया, ये गैस चला दिया इसके नीचे। ठीक है, कढ़ाई में क्षार डाला और क्षार डाल के गैस चालू कर दिया उसके ऊपर। और अब ये पानी जैसा है, अभी तो गौमूत्र जैसा ही है। अब आप इसको हिला रहे हैं। एक पोजीशन ऐसी आएगी कि जैसे आप दूध से मावा बना लेते हो, दूध को गाढ़ा करते करते जैसे दूध से मावा आप घर में बना लेते हो, ठीक उसी प्रकार से इस क्षार से भी आप मावा जैसा बना लेंगे। ऐसी स्थिति में आ जाएगा कि जैसे रोटी बनाने का आटा गूंद कर रखा हुआ हो, हलवे जैसी स्थिति भी इसमें आ जाएगी। तो ऐसा यहां पर बन जाएगा। जब ये हलवे जैसी स्थिति में आ जाए, आटा बनाने वाली, जैसे हम महिलाओं को अच्छे से याद होगा कि आटा जो बनता है रोटी का, उसकी स्थिति में जब ये आ जाए, चलाते उस स्थिति में जब ये आ जाए, तब आप इसे निकालकर बाहर एक प्लेट में रख लें। और प्लेट में रखने के बाद इसको निकाला और निकाल के एक प्लेट में रख लिया। जैसे हम हलवा कढ़ाई से बाहर निकाल कर रख लेते हैं, वैसे प्लेट में रख लिया। और रखने के बाद में उसमें कोई सा भी वनस्पति मिला सकते हैं, जिसकी भी आपको घनवटी बनानी है। जैसे त्रिफला की घनवटी आपको बनानी है, तो उसमें इसका एक पैमाना होता है कि 1 किलो घन है तो 250 से 300 ग्राम पाउडर मिला दो आप उसमें। 250 ग्राम मिला दो, 2600 ग्राम मिला दो, 2700 ग्राम मिला दो, 2800, 29, 30 तक आप उसमें मिला सकते हैं। तो 250 ग्राम से लेकर 300 ग्राम तक
इसमें आप पाउडर डाल सकते हैं। कितने घन में? 1 kg घन में। ये जो तैयार होता है ना काला मावा, इस काले मावे को घन कहते हैं। तो एक और चीज यहां पर हमें पता लग गई, 3 चीजों में जुड़ गया घन। जो काला मावा जो तैयार हुआ गौमूत्र से, उस काले मावे को हम क्या कहेंगे? घन कहेंगे। और उस घन में जब हमने कोई वनस्पति मिलाया, वनस्पति मिलाने का जो पैमाना है वो है कि 1 किलो घन में आप 250 से 300 ग्राम तक पाउडर मिला सकते हैं। कोई सा भी, अर्जुन की घनवटी बनानी है, अर्जुन का पाउडर मिला दो। आपको सप्तरंगी की घनवटी बनानी है, सप्तरंगी का पाउडर मिला दो। आपको त्रिफला की घनवटी बनानी है, त्रिफला का पाउडर मिला दो। तो ऐसे आप सारे वनस्पतियों को डालकर, उन वनस्पति डालकर उसमें घनवटी बनाई जा सकती है। तो जैसे मान लो हमने अब त्रिफला लिया और त्रिफला ये प्लेट लिए और इस प्लेट में हमने ये ऊपर काला मावा रख दिया और इस काले मावे में हमने त्रिफला मिला दिया। ये लो त्रिफला मिला दिया, ये त्रिफला मिलाया, उसकी नाप से मिलाया, तोल के मिलाया, त्रिफला मिल गया। और जब ये त्रिफला मिल जाए तो इसको अच्छी तरह से, जैसे आटा गूंथते हैं ना, ऐसे पूरा मैश कर दो। यानी त्रिफला इसमें, हाँ स्टील की प्लेट चलेगी, इसमें मिट्टी की हो तो बहुत अच्छा है, नहीं स्टील का थाली चलेगा, बेस्ट है ना। आप उसमें मिक्स कर दो बहुत अच्छी तरह से। और मिक्स किया, मिक्स करने के बाद में आप देखेंगे कि आसानी से आप उससे छोटी छोटी गोलियां बना सकते हो। जैसे ये इस तरह से ये मावा रखा है और इससे ऐसे ऐसे करके, ये देखो मेरे हाथ में गोली है, इस तरह से आप उसकी छोटी छोटी गोलियां बना सकते हो। गोली की जो वजन है वो 10 mg का ही रखना चाहिए बस। आपको एक गोली बनाकर आप उसमें तोल सकते हैं, 10 mg की गोली होनी चाहिए। या फिर मैं आपको एक आइडिया बताती हूँ, जो छोटा काली मिर्ची होती है ना, बिल्कुल छोटी काली मिर्ची साइज की आप घनवटी बना सकते हैं। और घनवटी को सुखाने के लिए आपको धूप में नहीं सुखाना है उसको, ये ध्यान रखना। घनवटी को आपको धूप में नहीं सुखाना है। उस घनवटी को आपको क्या करना है कि जैसे त्रिफला पाउडर ले लिया, तो त्रिफला पाउडर में बना बना के डाल दो। तो वो जो नमी है ना, उस नमी को, उसके अंदर जो थोड़ी सी नमी रह जाती है घन में, उस नमी को वो त्रिफला पाउडर खींच लेगा। और फिर आप उसे छलनी से छान छान कर डिब्बियां भर के रख दो। धूप में उसको सुखाने की जरूरत नहीं है। कोई से भी पाउडर में, जैसे आपने अर्जुन की घनवटी बनाई है तो अर्जुन के ही पाउडर में सुखा लो। थाली में अर्जुन का पाउडर डाला और बना बना के गोलियों को उसमें ही छोड़ते रहो, उसी में छोड़ते रहो। और जब वो हो जाए, 1 दिन 2 दिन पड़ी रहने दो उस पाउडर में। जब उसकी नमी खत्म हो जाए गोलियों की, तब आप उसको आटा छानने वाली जो छलनी होती है ना, उस छलनी से छान लो, तो गोली ऊपर आ जाएंगी और वो पाउडर नीचे छन जाएगा। आप इसको भस्म में भी सुखा सकते हैं। जो गाय के गोबर की जो भस्म है, आप भस्म में भी सुखा सकते हैं। भस्म की भी गोली बना सकते हैं कि भस्म, जहां आपने त्रिफला पाउडर मिलाया वहां पर आप भस्म मिलाकर भी उसमें गोली बना सकते हैं। तो इस तरह से अब क्या हुआ, अब आप सोचकर देखिए कि जितनी कंपनियां आज तक अर्क बनाकर पिला रही हैं, तो अर्क बनने की विधि तो यही है। तो क्या वो 100% गौमूत्र पिला रही है? 99% भी नहीं पिला रही। क्यों? क्योंकि हमने 17 कंटेंट वाला गौमूत्र अर्क यहां बना ही नहीं। तो वो लोग कैसे बना सकते हैं? नहीं बना सकते। अब वो आधा अधूरा गौमूत्र पिला रहे हैं हर कंपनी वाले, और हम सारे गौसिद्धर भाई बहन मिलकर हम 100% गौमूत्र पिला रहे हैं। केवल एक अमोनिया कंटेंट अलग किया है बस हमने। क्यों? क्योंकि हम जिसको भी हम अर्क देते हैं उस व्यक्ति को साथ में घनवटी देते हैं। तो मान लीजिए जो भी इसमें यहां रह गया था, कोई भी 2 कंटेंट 1 कंटेंट, वो सब किस में है? घनवटी में है। और प्लस में हम उसके साथ वनस्पति मिलाकर दे रहे हैं। तो गौमूत्र के साथ यदि किसी वनस्पति को मिलाया जाता है तो उस वनस्पति की गुणवत्ता बढ़ जाती है। तो यहां पर उस वनस्पति की भी गुणवत्ता में बढ़ोतरी होती है। यदि आप त्रिफला डायरेक्ट यूं खाते हैं तो डायरेक्ट त्रिफला खाने से जितने फायदे नहीं होते, उतने फायदे त्रिफला घनवटी खाने से होंगे। क्यों? क्योंकि उसकी गुणवत्ता को भी वो पुश करती है, बढ़ाती है। तो इस तरह से आप अर्क बना सकते हैं। और आपके पास एक वीडियो आ गया है ग्रुप पर, आप आज उस वीडियो को भी अच्छी तरह से एक बार देख लेना।
और फिर भी अगर आपको ऐसा लगता है कि साहब हम ये कुछ भी नहीं करना चाहते प्लांट वगैरह का और हमें खुद के लिए गौमूत्र अर्क बनाना है, तो एक साधारण सी विधि भी है गौमूत्र अर्क बनाने की, लेकिन उसको आप ना ज्यादा दिन रख नहीं सकते हैं। जैसे आज का ताजा गौमूत्र लिया गाय का, और ताजा गौमूत्र लेकर आप उसे मिट्टी के पात्र में गैस पर रखते हैं, मिट्टी के पात्र में गैस पर रख दिया और उसका लगभग 30% भाग उड़ा दो, 30% भाग उस गौमूत्र का उड़ा दो। कहने का मतलब यदि 1 लीटर गौमूत्र आपने डाला है तो आप उसमें से 300 ग्राम गौमूत्र उड़ा दो। उड़ाने का मतलब कि गैस सिम करके छोड़ दो, वो जल जाए। जब भी उसमें पात्र में, जैसे जो भी आप भगोना या मिट्टी के हांडी या जो भी ले रहे हैं, आप उसमें निशान कर लें। या इसमें दूसरा एक तरीका होता है कि कोई भी एक तिनका लेकर आप उसमें निशान कर सकते हैं कि इसमें 700 ml, जैसे 1 लीटर गौमूत्र आपको तैयार करना है, अर्क तैयार करना है, तो आप क्या करेंगे कि पहले ये मटकी ली, जैसे मान लो इस मटकी में आप पहले 700 ml ही डालो गौमूत्र, 700 ml डाल के, और ये जो तिनका है, इस तिनके से आप देखो कि मान लो ये तिनका इतना डूब पा रहा है, तो यहां पर उस तिनके पे निशान कर दो, पेन से निशान कर दो उसके ऊपर, और फिर आप उसमें 300 ग्राम और डाल दो। तब ये इसमें तो कितना हो गया, 1 लीटर हो गया, ये 1 लीटर हो गया। अब इसके नीचे गैस चालू करो आप। जैसे ही आपने इसके नीचे गैस चालू की और फिर आप ये तिनका डाल डाल के देखते रहो कि ये वहां तक पहुंच गया क्या। तो यदि इस निशान तक जब रह जाता है तो वो आपके समझ में आ जाएगा कि इसमें अब 700 ग्राम बच चुका है, 700 ग्राम ही बचा हुआ है अब इसमें। तो वो 700 ग्राम जो अर्क बचा हुआ है वो अर्क कहलाएगा आपका। और उसमें आप उस स्थिति में आप 2 मिनट के लिए, जैसे आपको तुलसी के पत्ते डालने हैं तो पैमाना वही रखना है जो हम एक लिस्ट देंगे, या नॉर्मल अगर बनाना है तो 10 पत्ते तुलसी के ले सकते हैं, 10 पत्ते तुलसी के छोड़ दिए आपने उसमें, और वो बस 2 बॉयल दे दो गौमूत्र में। 2 बॉयल 3 बॉयल देने के बाद में बिल्कुल उसका पूरा कस बाहर निकल जाता है, दे दो, और फिर उसे सफेद कपड़े से छानकर उसे ठंडा करके कांच की बोतल में आप भर के रख लो। वो केवल आप ज्यादा से ज्यादा 10 या 15 दिन तक आप उसे चला सकते हैं, इससे ज्यादा लंबे समय ये नहीं चलेगा। तो इस तरह से भी आप गौमूत्र अर्क अपने घर में तैयार कर सकते हैं कि रोजाना आपको गौशाला से ताजा नहीं लाना पड़े, 15 दिन में एक बार आप घर में तैयार कर लो तो भी आपका काम चल सकता है। इस तरह से आप सारे ही वनस्पतियों का उपयोग करके आप गौमूत्र अर्क बना सकते हैं। इसका पैमाने वाली जो लिस्ट है वो लिस्ट मैं आपको इस पर डलवा दूंगी ग्रुप पर, तो आप उसे देखकर बना सकते हैं। मैं जहां तक समझती हूँ कि अब आपको बहुत इजी लग रहा होगा गौमूत्र बनना, गौमूत्र अर्क बनना बहुत आसान है, ऐसा आपको लगना चाहिए। और घनवटी के बिना कोई भी गौमूत्र अर्क आप उपयोग में नहीं लें। जैसे कंपनियां केवल अर्क पिला रही हैं, बिल्कुल नहीं। क्यों? क्योंकि देखो बात कहाँ आती है, बात तो शास्त्र पर टिकनी चाहिए, बात शास्त्र सम्मत होनी चाहिए। शास्त्रों में कहा गया है कि गौमूत्र पीने से बीपी ठीक होता है, तो गौमूत्र कौन सा पीने से? गाय का ताजा गौमूत्र पीने से बीपी ठीक होता है। तो जो जितने कंटेंट उसमें है वो सारे के सारे मिलने चाहिए, लेकिन एक विकल्प के रूप में निकाला है ये कि एक अमोनिया कंटेंट अलग करके, और बाकी रोगों को ठीक हो सकता है कि 2 रोग गौमूत्र पीने से ठीक नहीं होंगे, लेकिन कम से कम 98 रोग तो हम फिर ठीक कर सकते हैं कि अमोनिया उसकी अलग करने से। क्योंकि अमोनिया का भी अपना महत्व है, उसमें वो सम अनुपात में जो डली हुई है उसका भी महत्व है, ऐसा नहीं है कि उसका महत्व नहीं है। जब हम कई बार किसी रोगी को हम दवा देते हैं, अर्क देते हैं, और जब वो रोगी बार बार हमें आके 6 महीने, हमने 5 महीने उसको अर्क पिला लिया और उसके बाद भी उसको कुछ रिजल्ट नहीं आता है, तो फिर हम लास्ट में एक ही बात उसको कहते हैं कि भैया अब आपको गाय की शरण में जाना ही पड़ेगा, अब ताजा गौमूत्र ही पीना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि कहीं ना कहीं उसके शरीर में अमोनिया कंटेंट का जो लॉस है वो दिक्कत कर रहा है, इसलिए उसे वो फायदा नहीं मिल पा रहा है। तो फिर आखिरी में उसे कह ही देते हैं कि नहीं, अब तो आपको गौमूत्र पर आना ही पड़ेगा, ताजा गौमूत्र पर आना पड़ेगा, तो आप ताजा गौमूत्र ही पिए। अब ये जो अर्क बना है, इस अर्क को कब लेना चाहिए? अर्क को भी आपको सुबह खाली पेट लेना चाहिए, और ये मैंने तब भी बताया था कि 80 ml तक गौमूत्र हम एक वयस्क व्यक्ति को पिला सकते हैं, पर बच्चों को नहीं पिला सकते। वयस्क व्यक्ति को 80 ml तक गौमूत्र हम पूरे दिन में पिला सकते हैं। उसकी मात्रा 20-20 ml करके आप 4 बार पिला दें उसे। सुबह का टाइम फिक्स कर दें, दोपहर का टाइम फिक्स कर दें, और फिर संध्या का टाइम और फिर रात्रि का टाइम उसका फिक्स कर दें।
तो इस तरह से आपको देना चाहिए। और अगर आप स्वस्थ व्यक्ति हैं और स्वस्थ व्यक्ति अपने आप को बचाए रखने के लिए गौमूत्र पीना चाहता है, तो आप सुबह सुबह गौमूत्र पिएं। सुबह अर्ली इन द मॉर्निंग उठें और गौमूत्र अर्क को पानी में डाल के भी पिया जा सकता है। डायरेक्ट ले सकते हो तो बहुत अच्छा है, नहीं तो आप पानी में डाल के भी पी सकते हो, लेकिन गौमूत्र में पानी, ताजा गौमूत्र में पानी मिलाकर नहीं लेना है। अर्क में आप पानी मिलाकर ले सकते हैं। कई लोग पूछते हैं, ऐसे अनहुए भी प्रश्न पूछते हैं कई लोग कि गौमूत्र को दूध के साथ ले सकते हैं क्या? ऐसा नहीं करना है। एक गव्वे को एक बार लें आप, और गौमूत्र जो लेना है वो पानी के साथ ही ले सकते हैं, बाकी और किसी के साथ उसको नहीं लेना। कई लोग पूछते हैं कि शहद के साथ ले सकते हैं, गुड़ के साथ ले सकते हैं। हाँ, शहद और गुड़ के साथ उन लोगों को दीजिए जैसे बच्चे हैं, नहीं ले पाते हैं, उनको लगता है कि मैं नहीं पी पाऊंगा, तो हल्का सा उसमें थोड़ा मीठा डाल दो, हल्का सा शहद डाल दो, तो वो एक अलग बात है। लेकिन गौमूत्र में वैसे कुछ भी नहीं मिलाएं तो बहुत अच्छा है। उसमें पानी मिला कर लें तो ले सकते हैं। तो सुबह वो नियमित रूप से सुबह और रोजाना रूटीन में, बिना किसी रोग के, कोई रोगी नहीं है तो उसको आप केवल 2 ढक्कन ही गौमूत्र बहुत है। 2 ढक्कन का मतलब है कि 10 ml गौमूत्र उसके लिए पर्याप्त है। 10 ml गौमूत्र वो आराम से सुबह एक बार पी ले तो उसके शरीर में जितना भी कुछ कार्बन इकट्ठा हुआ है वो सब कार्बन खत्म हो जाएगा। और जैसे बॉडी से कार्बन खत्म होगा, आंत बिल्कुल सही रहेगी, पेट बिल्कुल साफ होगा, तो उसके शरीर में किसी भी प्रकार के रोग होने की संभावनाएं लगभग खत्म हो जाती हैं। तो ये गौमूत्र के बारे में था। आप और भी जो कुछ पूछना होगा तो पूछ लेना। और अब मैं एक बात करती हूँ कि हम औषधि एक और बनाते हैं जो बहुत ही इम्पोर्टेंट औषधि है, और आप उस औषधि को घर में भी बना सकते हैं। घर में भी बना सकते हैं। कैसे? नसिका औषधि, जिसको हम नस्य कहते हैं। हम लोग जो गव्यसिद्धर भाई बहन है वो सब हम लोग धूप में बनाते हैं उसको, तो उसके बेनिफिट्स बहुत ज़्यादा होते हैं। वो पर्टिकुलर नक्षत्र देखकर, समय देखकर मई जून के महीने में ही बनती है, तो वो बहुत ही इफेक्टिव होती है। और मैं कहती हूँ पंचगव्य को चमकाने में जो सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण जो योगदान है वो नसिका औषधि का है, क्योंकि नसिका औषधि के जो रिजल्ट है ना वो बहुत जल्दी आते हैं, तुरंत रिजल्ट आते हैं उसके। तो गौमूत्र पीने में थोड़ा समय लगता है। गौमूत्र पी रहा है कोई व्यक्ति, उससे समय लगेगा, महीना भर लगेगा उसको, 15 दिन 20 दिन। लेकिन नसिका औषधि अगर आपने यूज़ की तो 3 से 4 दिन में ही नसिका औषधि का रिजल्ट आपके सामने आना शुरू हो जाता है। तो ये किस किस रोग में काम आएगी और ये कैसे बनती है? तो इसके लिए है कि नसिका औषधि के लिए आप मिट्टी का कोई भी पात्र लें, या नहीं है मिट्टी का पात्र, नहीं ले रहे हैं तो स्टील का भी, अच्छे स्टील वाला आप पात्र ले लें, और उसको आप खाली पात्र को एक बार गैस पर रखें, उसे गर्म करें। और नाप आप पैन लेकर बैठे, मैंने शुरू में ही कहा था कि आप पैन लेकर बैठे हों, तो उसकी नाप क्या है? उसकी नाप ये रखें कि 1 लीटर आपने देसी गाय का बिलोने वाला घी लिया, जो लेफ्ट राइट करके बना हुआ है, तो वो बिलोने वाला जो घी है वो उस भगोनी में डाल दें। गैस पर भगोनी गर्म हो रही है और उस गर्म भगोनी में आपने उसको, घी को डाल दिया। अब घी में हो सकता है कि अगर कुछ छाछ का अंश होगा तो वो चट चट करेगा, उसकी चट चट की आवाज़ आएगी। जब घी में से चट चट की आवाज़ आना पूर्णतः बंद हो जाए तब आप गैस को पूर्णतः सिम कर दो, बिल्कुल जितना सिम हो सकता है उतना सिम गैस कर दो। आप गैस आप कल्पना करके देखिएगा, भगोना गैस पर रखा है, उसमें आपने घी डाल दिया है और गैस बिल्कुल सिम हो चुका है। उस स्थिति में अब आप पांचों, 1 गव्य तो है घी और 4 गव्य और बच गए। 4 गव्य क्या बचे? एक गौमूत्र बच गया, छाछ बच गई, और आपका दूध बच गया, और गोबर का रस बच गया। ये 4 चीजें आप बिल्कुल तैयार करके अपने पास रख लें। तैयार करके कि गोबर का रस सफेद कपड़े से निचोड़ कर निकाल लें। और ये जो पैमाना है इसको आप ध्यान रखें कि 10 ml गोबर का रस, 10 ml गौमूत्र, 10 ml छाछ और 10 ml ही दूध। चारों चीजें 10-10 ml ले लो। चारों चीजें आपने 10-10 ml ली और 10-10 ml चीज एक कटोरी में डाल के अपने पास, अलग अलग कटोरियों में डालकर अपने पास रख लो। अब गौमूत्र, घी गर्म जब हो गया तो एक पल के लिए एक बार में आपको गैस को बंद करना है
और गैस को बंद करके घी को थोड़ा सा ठंडा होने दो। बहुत ध्यान से बनाना है। अगर आपने गौमूत्र इस उबलते हुए घी में डाल दिया तो पूरा घी गैस से बाहर आ जाएगा। होता है ना ऐसा, जब हम छमक लगाते हैं, छोंक लगाते हैं और गरम तेल बहुत ज्यादा था और उसमें अगर पानी डल जाए तो पूरा घी बाहर, तेल बाहर आ जाता है, ठीक उसी पर। तो थोड़ा सा उसे ठंडा होने दें। जब वो ठंडा हो जाए तो बड़ा चम्मच लें, बड़े चम्मच में एक चीज डालें। सबसे पहले आप उसमें दूध डाल दें। दूध को लिया और उस घी में छोड़ दो और उसको चम्मच से हिलाओ, और जब वो उसमें चम्मच से अच्छी तरह से गर्म में वो दूध मिक्स हो जाए तब आप वापस गैस चालू करो। फिर सिम पे ही रखना है गैस को। गैस चालू करो और गैस चालू किया और वो दूध का जो जलीय अंश है, जो सारा दूध है उसमें जो जल है वो पूर्णतः खत्म हो जाना चाहिए घी में जल जल कर। ठीक है, सिम गैस पर। जब इसका पूरा जलीय अंश खत्म हो जाए, आपको पता कैसे चलेगा कि दूध पूरा इसमें से खत्म हो चुका है? कि वो झरझर की आवाज आती है, चट चट की आवाज आती है। आप ये अभ्यास करके देखना कि जब भी गरम तेल में या गरम घी में आप जलीय अंश जब तक रहेगा, जब तक उसमें चट चट की आवाज आती रहेगी। जब उसकी चट की आवाज आना बंद हो जाए तब आप क्या करेंगे कि वापस गैस को बंद करेंगे। गैस को बंद करेंगे 5 मिनट के लिए, फिर उसे घी को ठंडा होने दो। मतलब ठंडा, थोड़ा सा हल्का सा ठंडा हो जाए कि एकदम से उसमें कुछ चीज गिरे तो वो उफने नहीं। फिर आप दूध के बाद में आप उसमें गोबर का रस डाल, फिर वो गोबर का रस आपने उसमें डाल दिया और फिर उसे अच्छी तरह चम्मच से मिलाओ। मिलाने के बाद में फिर आप उसे गैस चालू कर दो और उसका भी जलीय अंश खत्म करना है गोबर के रस का। जब गोबर के रस का जलीय अंश खत्म हो जाए, पूर्णतः जलीय अंश गोबर के रस का खत्म हो गया, चट चट की आवाज आना बंद हो गई, तब उसमें आप गैस को फिर बंद करें और बंद करने के बाद में छाछ डाल दें। फिर वो जो छाछ उसमें डल गया, फिर छाछ को भी आप अच्छी तरह हिलाएं, उसमें मिक्स करें और फिर गैस को चालू करें, लेकिन सिम पर ही रखना है गैस को। फिर गैस चालू किया और फिर चट चट की आवाज आने का इंतजार करते रहे और जब आना बंद हो गई आवाज तब आप उस गैस को वापस बंद करें और लास्ट गव्य जो अपना गौमूत्र बच गया उस गौमूत्र को उसमें डाल दें। तो जब वो गौमूत्र डल जाए फिर उसको वापस गैस चालू करें सिम पर और उस घी को बहुत स्लो आंच पर धीरे 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 उसे गर्म होने दें और उसका पूर्णतः जलीय अंश खत्म हो जाना चाहिए। अब उसमें ना छाछ हो, ना उसमें गोबर का रस हो और ना उसमें दूध हो और ना उसमें गौमूत्र हो, यानी पूर्णतः उसका पूरा जलीय अंश खत्म हो जाना चाहिए। अब केवल और केवल फॉर्म जो है वो घी का रहना चाहिए। ये पोटेंसी हमने 4 चीजों की उसमें दी है, अब केवल घी के फॉर्म में वो बचना चाहिए। और फिर उसे अच्छी तरह से जब वो बॉयल हो जाए, मतलब बिल्कुल सिम गैस पर और बिल्कुल साइलेंट हो जाए वो घी कि आपको आवाज आना बिल्कुल बंद हो। एक तरीका और है फिर इसका चेक करने का कि आप कॉटन लें और कॉटन की एक बत्ती बनाएं, बत्ती को उस घी में भिगो दें और भिगोकर आप उसको जलाएं। तो अगर बत्ती घी में जलीय अंश था तो बत्ती चट चट करके जलेगी, लेकिन पानी जैसे पानी लग जाता है ना, कई बार हाथ लग जाता है बत्ती पे तो वो चट चट करती है, उसी हिसाब से वो चट चट करेगी। लेकिन यदि बत्ती आसानी से जल रही है तो इसका मतलब है कि उसमें कहीं पर भी कुछ जलीय अंश नहीं है। हरिओम विशाल भाई, हरिओम। आवाज नहीं आ रही, म्यूट खोलिए विशाल भाई। हाँ हरिओम। विशाल भाई आ चुके हैं हम सबके बीच में। तो मैं नशिका औषधि बस 2 मिनट में पूरा करके क्लास आप ही को देती हूँ। तो ये नशिका औषधि इस तरह से जब वो पूरा जलीय अंश खत्म हो गया उसका, फिर हम क्या करें कि उसको ठंडा होने दें। थोड़ा सा जब वो ठंडा हो जाए कि जब तक हम उसमें उंगली लगाने लायक हों, फिर आप सफेद कपड़ा लगाएं और कांच के बर्तन में इसे छान कर रख लें। कांच के बर्तन में जब आप इसे छान कर रख देंगे, और अच्छा है कि कोई ड्रॉपर वाली बोतल हो, उनमें आप इसको, कांच की बोतलों में, कांच में ही रखना है, इसे प्लास्टिक में नहीं रखना है। फिर आप उसे कांच की बोतल में डालकर, ड्रॉपर वाली बोतल में आप उसे डालकर रख लें और फिर आप रोगियों को दे सकते हैं, आप स्वयं भी उसका यूज कर सकते हैं। नशिका औषधि के बहुत सारे उपयोग हैं।
तो उसमें क्या क्या उपयोग हो सकते हैं नशिका औषधि के? तो नशिका औषधि सबसे पहले माइग्रेन में बहुत अच्छा काम करती है। कि माइग्रेन का कोई रोगी है, 8-8, 10-10 गोलियां खाने वाले जो रोगी हैं माइग्रेन के, उन रोगियों को आप नशिका औषधि दे सकते हैं। उसका डालने का भी एक विशेष तरीका होता है, मैं अभी उसको भी बताऊंगी आपको। तो उसे दे सकते हैं नशिका औषधि को नाक में डालने के लिए। पैरालिसिस वाला कोई रोगी है तो उसको भी आप नशिका औषधि दे सकते हैं। किसी के हाथों में कंपन जो होती है, शरीर में जिसके कंपन होती है, हाथों में जिसके कंपन होती है, बहुत लोग होते हैं ना थोड़ा सा एज के बाद में चाय का कप भी हाथ में उठाते हैं तो वो हाथ ऐसे कांपने लगता है, उनका ये कंपन जो होता है उनको, ऐसे रोगियों को भी आप ये नाक में डलवा सकते हैं। बच्चों की मेधा शक्ति को बढ़ाने के लिए, बच्चों की बुद्धि को बढ़ाने के लिए, मानसिक शक्ति को बढ़ाने के लिए भी आप इसको दे सकते हैं। जिन लोगों को अनिद्रा की समस्या रहती है, जिसको नींद नहीं आती है, रात में उनको बहुत बेचैनी होती रहती है और अच्छी नींद वो लोग नहीं ले पाते हैं, तो उन लोगों के लिए भी ये औषधि रामबाण औषधि है। आप उनको भी ये औषधि रात को डलवाएं। रोगी है तो रोगी को आप दिन में 3 बार 4 बार भी नशिका औषधि डलवा सकते हैं। इसका जो डालने का जो तरीका है वो क्या है कि आप बिस्तर पर लेटे हैं। जैसे मान लीजिए ये बिस्तर है, यहाँ बिस्तर पर लेटे और बिस्तर पर लिटा के उस व्यक्ति को जो उसका गर्दन, जैसे ये गर्दन जो है, ये जो गर्दन है, ये बिस्तर पे लेटने के बाद गर्दन पूरा नीचे लटकना चाहिए, इधर लटकना चाहिए। इधर पैर हैं उसके और इधर उसकी गर्दन है। तो जो गर्दन है ना वो बेड से नीचे लटकनी चाहिए। जब वो गर्दन बेड से नीचे लटकेगी तो स्थिति ये हो जाएगी, बिल्कुल इस तरह से स्थिति में आ जाएगा वो व्यक्ति। और फिर ऐसी स्थिति में आप उसके दोनों नाकों में 3-3 बूंद इसकी डाल दो। अब सर्दी के मौसम में ये घी फॉर्म में रहेगा तो सर्दी के मौसम में ये जम जाता है। उस स्थिति में आप क्या करेंगे कि इसे आग पर पुनः गर्म नहीं करना है आपको। आप या तो इसे धूप में रखें कि जहां आपके घर में विंडो के पास कहीं धूप आती हो तो वहां रखें तो ये लिक्विड फॉर्म में आ जाएगा। इसके अलावा अगर ऐसा नहीं हो सकता है तो आप गर्म पानी की एक कटोरी करें और उसमें इस छोटे बोतल को इसमें रख दें तो वो लिक्विड फॉर्म में आएगा। और तब आप उसे 3-3 बूंदों में इस तरह से डालें और उस रोगी को कहिए कि 10 मिनट तक गर्दन को ऐसे ही लटका कर रखे, जिससे वो नाक में डाली हुई जो दवा है वो आसानी से ब्रेन तक पहुंच सके। तो उस दवाई का उपयोग आपको इस तरह से करना है। और रात्रि के समय आप डाल रहे हैं तो रात्रि के समय बिल्कुल सोते समय डालना है, आपको सोते समय ही डालना है। और फिर गर्दन जो लटकी हुई है उस गर्दन को 1 मिनट के लिए आप शवासन में आ जाएं, बेड पर गर्दन कर लें और शवासन की स्थिति में आप बेड पर लेटें और एक मिनट के बाद में आप उठकर आप अपना कोई भी काम दिन में कर सकते हैं जो दिन में आपने डालते समय किया है। तो दिन में आप 10 मिनट गर्दन लटका कर रखेंगे, 1 मिनट के लिए फिर बेड पर गर्दन करेंगे और उसके बाद में शवासन में, और उसके बाद में आप अपना कोई भी काम कर सकते हैं। रात्रि में नशिका औषधि का उपयोग उस समय करें जब आप अपने पूरे सब कामों से निजात मिल गई हो आपको कि अब बिल्कुल अब मेरा सारा जो काम है वो संपूर्ण हो चुका है और अब मुझे केवल सोना है। उस स्थिति में आप नशिका औषधि डालें और 10 मिनट गर्दन लटका कर रखें, फिर आप गर्दन ऊपर बेड पर करें और आसानी से सो जाएं। तो नशिका औषधि के ये बहुत सारे उपयोग है। ईएनटी संबंधी कोई भी अपने जो ये जो पार्ट है हमारा यहाँ से लेकर यहाँ तक का जो पार्ट है, इन सभी रोगों के लिए नशिका औषधि बहुत उपयोगी है। नशिका औषधि का उपयोग नाभि में भी किया जा सकता है। नशिका औषधि का उपयोग कान में भी किया जा सकता है। नशिका औषधि का उपयोग नाक में भी किया जा सकता है। लेकिन ईएनटी संबंधी सारे ही रोगों पर इलाज करने के लिए, सारे लोगों को दूर करने के लिए आप नशिका औषधि को नाक में डाल सकते हैं। अकेले नाक में डालने से भी कान पर भी काम करेगी, आंख पर भी काम करेगी, यहाँ तक कि आपके बाल जो झड़ने की समस्या है उस पर भी वो काम करेगी। तो बहुत सारे ऐसे जो रोग हैं उनमें नशिका औषधि का बहुत उपयोग है। चर्म रोगों में भी बॉडी पर लगा सकते हैं नशिका औषधि को। जहाँ शरीर में बहुत रूखापन हो गया है, दाद खाद खुजली होती है, वहाँ पर भी आप नशे का उपयोग कर सकते हैं। नाभि में भी आपके, जैसे किसी की नाभि बार बार डिग जाती है, बार बार हट जाती है, सेंटर टूट जाता है, तो उस सेंटर
में नाभि को लाने के लिए वहाँ की जो वेन्स हैं, वहाँ की जो नसें हैं, उनको नरम बनाने के लिए भी नशिका औषधि का उपयोग नाभि में किया जा सकता है। तो आज हमारी जो क्लास है उस क्लास को हम यहीं संपन्न करते हैं। 7:30 हो गए हैं। अच्छा हुआ विशाल भाई समय पर आ गए, बाकी हम अपने टॉपिक्स कर लेंगे। आज मैं ये क्लास विशाल भाई को समर्पित करती हूँ और विशाल भाई अपना वो रखें। दीदी हाँ जी, आपने पूछा था, बोला दीदी आपने पहले ही बोला था दूध की नशिका औषधि है, तो फिर ये कैसे धूप की क्या काम है? दूध की धूप धूप वाली, धूप हाँ हाँ, धूप वाली काम तो वो भी यही करती है, लेकिन हम लोग धूप में बनाते हैं, आप लोग उसे धूप में नहीं बना पाएंगे। अगर आप चाहेंगे तो हम विधि वो भी बता देंगे, लेकिन वो बनना इतना आसान नहीं होता। कम से कम उसमें बनाने में ही डेढ़ महीना लग जाता है, उसे कम से कम 40 दिन लग जाते हैं उसे बनाने में, तो वो संभव नहीं हरिओम होता। दीदी, उसका पीएच क्या रहेगा और वो बनाने का वीडियो देख सकते हैं क्या हम? हाँ, वीडियो उसका हम डाल देंगे। आज अर्क का वीडियो डल गया है, नशिका बनाते हुए भी उसका वीडियो हम डाल देंगे, ठीक है? हाँ, और उसका पीएच क्या रहता है? पीएच क्या चीज? पीएच एसिडिक है या वो जो अल्कलाइन, वो पीएच रहता है ना? अच्छा, पीएच उसका क्या रहता है? हाँ, पीएच क्या रहता है ये एक बार मैं ना देख कर बताऊंगी, उसके पीएच लेवल क्या होता है। हमने उसका कभी देखा नहीं है कि उसका पीएच लेवल क्या आता है ना। हाँ, ठीक है। और तो विशाल भाई जो है आचार्य जी, उनका वो आप कुछ वीडियो डालने वाले थे ना? हाँ, वो वीडियो विशाल भाई, वो मुझे आपका वीडियो ना आज भी मिला ही नहीं। वो जो जीन्स वाला वीडियो था ना आपका, जीन्स वाला वीडियो था ना विशाल भाई, वो जीन्स वाला वीडियो नहीं मिल रहा आपका। आज वो आप एक बार इस पे डाल देना ग्रुप पे, आप है ना उस ग्रुप में, उस ग्रुप। हाँ, वो मैंने भी काफी ढूंढा, मुझे मिल ही नहीं रहा था। कल तो जयंत मुझे कह रहा था कि मुझे मिल गया, लेकिन वो कोई दूसरा मिला है उसको, वो नहीं मिला। हाँ, वो हाँ, ठीक है। हाँ, हरिओम। अब आप ना विशाल भाई की क्लास ज्वाइन करें। अगर कुछ डाउट्स आपके हैं तो अपन कल बात करेंगे उसमें, ठीक है? ठीक है, हरिओम। ठीक है विशाल भाई। दंड मंडित करा या श्वेत पद्मासना या ब्रह्माच्युत शंकरा प्रभृति देवै सदा वंदिता मां पातु सरस्वती भगवती निशेष जाड्यापहा। मां सरस्वती के चरणों को वंदन करते हुए आज का सत्र शुरू करते हैं। विशाल भाई, पंखा चल रहा है क्या? हरिओम, पंखा चल रहा है क्या? हाँ, शायद उसका डिस्टरबेंस आ रहा है। ज्यादा आ रही है क्या? हाँ, डिस्टर्ब आ रहा है उसका। ये चल सकती है? नहीं, चल नहीं पाएगी, आवाज डिस्टर्ब बहुत थोड़ा बीच में हो जाऊं तो? अभी ठीक है? हाँ, अब ठीक है। हाँ, अब ठीक आ रहा है। ठीक है। तो आज का जो विषय है वो बहन जी ने मुझे आदेश किया है कि सुजोग थेरेपी के ऊपर मुझे बात रखनी है। तो ये सुजोग थेरेपी अलग अलग देशों में अलग अलग थेरेपी चलती है। जैसे हमारे यहाँ आयुर्वेद विज्ञान में मर्म चिकित्सा चलती है, मर्म के कुछ बिंदु होते हैं। उसी तरह से हमारे इस विज्ञान को अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग नाम से थोड़ा और परिष्कृत करके किया गया। शायद ही हमारे ऋषियों ने खोजा होगा पहले भी, और इसकी पुष्टि भी इस बात से होती है कि जो आज इसके जिन्होंने इस पर सबसे अच्छा काम किया है, उनका नाम है दक्षिण कोरिया के एक अच्छे इसके ज्ञाता पार्क जे वू नाम के व्यक्ति हैं, जिन्होंने आज इसको बहुत अच्छी तरीके से इसको लिपिबद्ध किया है, उसके चित्र बनाए हैं और उसका प्रचार प्रसार बढ़िया तरीके से किया है। और उनके बारे में भी थोड़ी सी बात बताऊं कि मुझे उनका परिचय मिला कि जब हम जयपुर में एक सत्र ले रहे थे अपना पंचगव्य का, तब वहां पर ज्ञानेंद्र भाई जी नाम के एक व्यक्ति हैं, उनसे हमारा परिचय हुआ। वो भी स्पोर्ट्स को कर रहे थे, तो उनसे जानकारी मिली कि उन्होंने सुजोग जो थेरेपी है इसको पार्क जे वू के साथ ही उन्होंने सीखा है, उनके समक्ष सीखा है, मतलब उन्होंने उसको सिखाया है। तो पार्क जे वू जो है व्यक्ति, वो भारत में आया और उन्होंने बहुत सारे सत्र इसके प्रचार प्रसार के लिए लिए। तो जब उन्होंने अपना सत्र लिया तो उन्होंने मुझे बताया, हमारे सभी जो मित्र थे उन सबको बताया कि जब भारत आया और सत्र ले रहे थे तो सबसे पहले उन्होंने सभी छात्रों को, वो पढ़ाने वाले शिक्षक थे लेकिन सभी छात्रों को वंदन किया
और धन्यवाद किया कि मैं इस पावन धरा पर आया और यह विद्या मैंने आपके ऋषियों से ही सीखी है। बस मेरा योगदान ये है कि वो जो विद्या विलुप्त हो गई है उसको मैंने थोड़ा सा जिसको कहते हैं सिस्टमैटिक ढंग से, या जो हमारे शास्त्र खो गए हैं उनको मैंने लिपिबद्ध कर दिया। तो उसने आभार व्यक्त किया हमारे ऋषियों का कि यह विद्या मैंने आप ही के द्वारा सीखी है, पर विडंबना यह है कि यह विद्या भारत में नहीं। तो मैं इस विद्या का प्रचार आप भारतीयों से सीखकर ही आप भारतीयों को सिखाने के लिए आया। तो वो कृतज्ञ था हमारे ऋषियों का, हम भारतीयों का, और बड़े श्रद्धा से उसने वो सत्र लिया। तो ये सभी विद्याएं जो हैं ये सब भारत की ही विद्याएं हैं। बस ये रहा कि पिछले मुगलों के और अंग्रेजों के काल में हमारी सारी विद्याएं और शास्त्र जला दिए गए, खो गए, और जो मौखिक विद्या थी वो विलुप्त हो। चलिए, ये तो थोड़ा सा इसका इतिहास हुआ। अब इस विषय को थोड़ा आगे बढ़ाते हुए कि मुख्य रूप से ये दर्द निवारण में हमारा बहुत अच्छा काम है। जहां कहीं भी शरीर में दर्द हो तो उसके लिए एक नेचुरल पेन किलर का काम कर सकती है। एकदम अचानक कहीं दर्द हो गया है, कुछ भी हो गया है, और आपको ऐसी स्थिति में ला सकती है कि आप अपना काम सुचारू रूप से कर सकते हैं, चलने फिरने लायक हो सकते हैं। एक बिल्कुल गिरा हुआ व्यक्ति बिल्कुल एकदम गिर जाए, अधोमुख गिर जाए, और उसके इतना भयंकर पीड़ा हो रही हो, तो वो भी व्यक्ति खड़ा हो सकता है। तो आज इसका हम थोड़ा थोड़ा सत्र मुख्य रूप से इसके फंडामेंटल सिखाना चाहूंगा, जो उसके मौलिक सिद्धांत है वो मैं आपको सिखाना चाहूंगा। बाकी जो भी काम होता है वो हम लोग अभ्यास से ही आगे बढ़ सकते हैं। इसी किताब के बारे में भी जानकारी मैं आपको दे दूंगा, वो आप किताब ले सकते हैं, और इसका मौलिक अगर आपने सीख लिया तो किताब एकदम समझ में आए। तो बहुत सिंपल, बहुत ही सरल सा सिद्धांत है इसका। तो इसके सिद्धांत में क्या है कि जैसे पार्क जेबू का कहना है कि हमारे हथेली और तलवों में पूरा हमारा शरीर है। तो उन्होंने पूरे हथेली और तलवे के शरीर को डिफाइन किया है। कैसे डिफाइन किया है? जैसे मान लीजिए ये मेरा हाथ है, मेरा हाथ दिख रहा है सबको, मेरा हाथ है, इसको उल्टा कर लेते हैं, ठीक है, इसको ऐसे कर लेते हैं थोड़ा सा। तो वो कहते हैं कि ये जो बीच की दो उंगलियां हैं, बीच की दो उंगलियां आप देख रहे हैं ये झूल रही हैं, ये वाली उंगलियां छोड़ दीजिए, बीच की दो उंगलियां ये झूल रही हैं। तो झूलने का मतलब है ये दो, आपको ऐसा लग रहा होगा जैसे टांगे हैं, कोई व्यक्ति चल रहा है, देखिए ऐसे दिख रहा है आपको चलता हो, आपको ऐसा अनुभूति होगी कि कोई व्यक्ति चल रहा है। तो ये हमारी दो टांगे। तो जो भी हिस्सा होगा, जैसे ये मेरा आपके कैमरे में शायद उल्टा दिख रहा होगा, ये मेरे हाथ में उल्टा है, लेफ्ट है, आपके में शायद राइट दिखता होगा। तो आप समझ लीजिएगा लेफ्ट वाला जो लेग है, लेफ्ट वाली जो उंगली है ये वाली, ये मेरा बायां पैर है। बाई उंगली बायां पैर, दाई उंगली दायां पैर, बाई उंगली बायां पैर, दाई उंगली दायां पैर। तो ये मेरा पूरा पैर हो गया। देखिए जितने हमारे पैर में जॉइंट्स हैं उतनी उंगली में जॉइंट। तो मुझे अगर घुटना देखना है, घुटना, तो ये मेरा घुटना हो गया, घुटना देख रहे हैं, घुटना, बीच की हड्डी, बीच की हड्डी। घुटने की भी जो पैर में हड्डी है, एक तो एड़ी है और एक हिप्स है, इन दोनों के बीच में घुटना है। तो ये मेरा घुटना हो गया। इसको ऐसे देखिए या ऐसे देखिए, ये मेरा घुटना है। तो मेरे घुटने में कोई तकलीफ है तो मेरे घुटने में कुछ प्रॉब्लम आएगी, यहाँ दर्द आएगा, वो पेन आएगा। मान लीजिए मेरे घुटने के इस वाले हिस्से में दर्द है, तो एग्जैक्टली उंगली के इस वाले हिस्से में दर्द आएगा। इसको मैं दबाऊंगा तो मुझे यहाँ दर्द दिखाई देगा। मेरे इस वाले हिस्से में दर्द आ रहा है तो मुझे यहाँ आपको दर्द दिखाई देगा। तो ये मेरा पैर हो गया। तो मान लीजिए मेरे लेफ्ट पैर में दिक्कत है, तो मुझे क्या करना है, लेफ्ट बायां हाथ लेना है, बायां माने लेफ्ट हाथ मुझे लेना है। मेरे सीधे हाथ में प्रॉब्लम है तो मैं सीधा हाथ लूंगा, सीधा हाथ। मेरे बाएं में प्रॉब्लम है तो बायां ले लूंगा, दाएं में प्रॉब्लम है तो मैं दायां ले लूंगा। तो मान लीजिए मेरे घुटने में प्रॉब्लम है, बाएं घुटने में प्रॉब्लम है तो मैंने बायां हाथ लिया। तो बाएं हाथ में ये वाली उंगली, लेफ्ट वाली उंगली, बाईं उंगली ऐसे खड़े करके, जब आप खड़ा कर लेंगे तो ऐसे खड़ा करके बाईं उंगली, ऐसे नहीं, ऐसे। आप देखिए ये डायमेंशन ऐसे है कि अगर आपने हाथ ऐसे रख लिया तो ये मेरे पांव हो गए। एक सेकंड में आपको थोड़ा और दिखाता हूं। ये मेरा धड़ हो गया, धड़, ये वाला हिस्सा, ये मेरा हिस्सा धड़ हो गया, ठीक है। और मैं इस अंगूठे को काटकर यहां लगा दूं, मान लीजिए ऐसे लग जाए, ऐसे। ये अंगूठा है, इसको मैंने ऐसे लगा दिया, तो क्या होगा, ये मेरा गर्दन और सिर हो गया। आप इमेजिन कीजिए एक आदमी है जिसका गर्दन, सिर है, ये धड़ है और ये दो पांव है। तो ये क्या हुए, मेरे दो हाथ हुए, ये दो हाथ हो गए।
ये 2 पांव हो गए, ये 2 हाथ हो गए। ये देखिए, ये मूवमेंट दिख रहा है मेरा, ये जो हिला रहा हूं मैं, ये मेरे 2 हाथ हो गए। अब ये जो आगे पीछे हो रहे हैं, ये मेरे 2 पांव हो गए, ये मेरा धड़ हो गया, पूरा धड़ हो गया। और अंगूठे को काटकर मान लीजिए मैंने ऐसे रख दिया, ये मेरा अंगूठा हो गया, तो ये मेरा सिर हो गया। तो आप एक कल्पना कर सकते हैं कि ये ऐसे पूरा आदमी का शरीर बन गया। तो जो जो अंग आपने 12 ऑर्गन थ्योरी में पढ़े हैं कि जो भी अंग जहां पर है वो अंग आपको वहीं मिल जाएगा। अब इसमें क्या है, ये हिस्सा पीछे का हिस्सा है, ये हिस्सा पीछे का है, ये मेरा आगे का हिस्सा है, ये मेरा आगे का हिस्सा है, ठीक है, ये मेरा आगे का हिस्सा है, ये मेरा पीछे का हिस्सा है। तो मान लीजिए मेरी रीढ़ की हड्डी में दर्द है, रीढ़ की हड्डी में कुछ प्रॉब्लम है, तो मुझे क्या करना है, रीढ़ की हड्डी कहां होगी, 2 पांव के बीच में। अब आप अपने शरीर में कल्पना कीजिए, रीढ़ की हड्डी है एग्जैक्टली 2 पांव के बीच में। तो 2 पांव ये रहे, तो 2 पांव के बीच में, ये देखिए 2 पांव के बीच में, ये बिल्कुल ये रीढ़ की हड्डी का पॉइंट्स आएंगे सारे। L1 L2 से शुरू होता ये C1 C2 तक चला जाएगा ऊपर तक। ये पूरा आपका रीढ़ की हड्डी हो गई, ये पूरी रीढ़ की हड्डी हो गई। तो मुझे मान लीजिए हिप्स के पास कुछ प्रॉब्लम है, तो मैं हिप्स के पास का वाला पॉइंट दबाऊंगा, यहां मुझे दर्द मिलेगा। और जो दर्द मिलेगा ना, विशेष मिलेगा, चुभन वाला दर्द मिलेगा, जैसे कील से चुभ रही है, सुई चुभ रही है, ऐसा आपको पीड़ा होगी। तो जब आप पॉइंट दबा दबा कर देखेंगे, मान लीजिए एग्जैक्टली मेरी हिप्स के ऊपर वाला हिस्सा है, तो हिप्स के ऊपर वाले हिस्से में यहां दर्द आएगा मुझे, यहां थोड़ा बहुत आगे पीछे आप करके देख सकते हैं, तो आपको एग्जैक्ट पॉइंट मिल जाएगा। जहां आप आगे पीछे करके देखिएगा, तो जहां एग्जैक्ट पॉइंट मिल जाए, तो वही आपकी नस कहीं दबी हुई है या उसमें वायु भरी हुई। तो ये पॉइंट दबाने से वायु अनुलोमन होता है, यानी वायु को स्थान मिल जाता है निकलने का। आपने वातपित्त कफ के सिद्धांत में थ्योरी में पढ़ा होगा कि जहां कहीं दर्द है तो वहां वायु है, या जहां वायु है वहां दर्द है, ये दोनों आपस में कॉम्प्लीमेंट्री है। तो ध्यान हमें क्या रखना है कि हमें इस एक्यूप्रेशर पॉइंट्स हम क्या करते हैं, अक्सर हम पॉइंट्स को दबाकर, वो कहते हैं कि वाइटल एनर्जी पॉइंट्स हैं, जबकि मैं आयुर्वेद की दृष्टि से देखता हूं तो मुझे ऐसा अनुभूति होती है कि ये वायु का अनुलोमन करने वाले पॉइंट, वायु को अनुलोमन करना, उसको मार्ग देना, निकालना, कि तुम अपना जहां गलत स्थान पर आ गई हो वो स्थान छोड़ो और अपने स्थान पर जाओ। तो ये मुझे पॉइंट दबाया मैंने, रीढ़ की हड्डी के लिए पॉइंट दबाया। मान लीजिए मेरे बिल्कुल सेंटर रीढ़ की हड्डी के बीच में दर्द है, तो मुझे ऊपर लाना पड़ेगा, ये देखिए ऊपर आएगा, यहां दर्द होगा, चुभन वाला दर्द होगा। तो दबाना क्या है, अंगूठे से दबाना है, और कितना दबाना है कि जितना थोड़ा दर्द महसूस हुआ, आपकी थोड़ी आवाज निकलनी चाहिए, थोड़ी बेचैनी होनी चाहिए, इतना पॉइंट दबाना चाहिए। बिल्कुल इसको सॉफ्ट हाथ से दबाएंगे तो कोई रिजल्ट नहीं आएगा, बहुत ज्यादा दबा देंगे तो तकलीफ हो सकती है। तो इसको एक मध्यम उसमें दबाना है, कितना कि आपको पॉइंट का दर्द महसूस हो और थोड़ी सी पीड़ा पैदा करे, इतना आपको पॉइंट दबाना। तो आप इसको दबाएंगे, 21 बार दबाएंगे, 1 2 3 4। मैंने क्या करा है, सपोर्ट देने के लिए हथेली को नीचे रखा है और अंगूठे को ऊपर रखा है। अब मैं केवल हाथ से दबाऊंगा तो दबेगा नहीं, ये हाथ नीचे जाएगा, तो मुझे रोकना पड़ेगा हाथ को रोकने के लिए मैंने हथेली को नीचे रख दिया, सपोर्ट दे दिया। अब मैं अंगूठे से दबा, नाखून ध्यान रखिएगा, नाखून कटे होने चाहिए अच्छे से, बिल्कुल जड़ से कटे होने चाहिए, वरना नाखून चुभेगा। तो मैंने क्या करना है, इस पॉइंट को दबाया, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 बार दबा दिया, छोड़ दी। फिर एक बार क्या करना है, फिर इसको एक बार 11 बार 21 बार दबाना है। 11 बार के आप 3 बार 4 बार भी कर सकते हैं, फिर कुछ सेकंड्स का ब्रेक देना। मान लीजिए मैंने 11 बार कर दिया, 1 2 3, प्रेशर कितना देना है, एक बार दबाया, सेकंड के लिए दबाया, छोड़ दिया, ऐसे देखिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, छोड़ दिया। कुछ सेकंड रिलैक्स कीजिए, अगर ये नस कुछ दबी है तो थोड़ा सा इसको मसाज कर दीजिए, दोनों हाथ को मसाज कर दीजिए। फिर इस बार को एक पॉइंट को और दबाइए 11 बार। ऐसा 2 से 3 बार करेंगे। उसके बाद क्या करेंगे, जहां की आपने पॉइंट दबाया उसके आसपास की उंगलियों को थोड़ा खींच के चटका दीजिए, ऐसे चटका दीजिए, तो ये जो वायु का अनुलोमन हो जाएगा, तुरंत आपको इमीडिएटली रिजल्ट मिलेगा। कमर में अगर दर्द हो रहा होगा तो तुरंत जो पेन किलर गोली अंग्रेजी वाली खाने से
20 मिनट बाद 25 मिनट बाद रिजल्ट मिलता है, इसमें सेकंड्स में रिजल्ट मिलता है, सेकंड में। अगर आपने वो एग्जैक्ट पॉइंट पकड़ लिया है, आपने दबाया है, उंगली चटकाई है और रिजल्ट इमीडिएट तुरंत मिलेगा और वो दर्द गायब है। अब मान लीजिए ये तो कमर वाला हो गया, ये आपको कमर समझ में आ गया, ये कमर का पीछे वाला हिस्सा है। अब आपको किडनी का पता होना चाहिए, किडनी कहां पर है। अगर आपने उसमें पढ़ा होगा 12 ऑर्गन थ्योरी में, तो किडनी हमारे रीढ़ की हड्डी के पीछे वाले हिस्से में आएगी। मैं थोड़ा सा मुश्किल रहेगा मुझे दिखाना, आपने लेकिन पढ़ा होगा, तो कमर के पीछे वाले हिस्से में यहां आपको आएगी ये। तो ऐसे कमर के पीछे वाले हिस्से में आएगी, ऐसे इमेजिन कीजिए, आप थोड़ी कल्पना कीजिए। तो मेरे क्या होगा, किडनी वाला जो पॉइंट है वो मेरे पांव के ऊपर आएगा। कल्पना कीजिए पीछे वाला हिस्सा है मेरा कमर का और वो पांव के ऊपर आ रहा है। मान लीजिए मेरे लेफ्ट किडनी में कुछ थोड़ा सा प्रॉब्लम है, कुछ पथरी है, दर्द है, कुछ भी है, तो मैं क्या करना, लेफ्ट पांव के ऊपर वाले हिस्से में, तो लेफ्ट पांव कौन सा हुआ, ये मेरा लेफ्ट हुआ, इस पांव के ऊपर कमर के पीछे वाले हिस्से में ये यहां दर्द आएगा, ये किडनी वाला मेरा पॉइंट है। ये देखिए क्या पॉइंट किया मैंने, ये लेफ्ट वाला पांव के ऊपर बैक वाले हिस्से में, कमर वाले हिस्सा, ये कमर है, ये मेरा पीछे वाला हिस्सा कमर का हिस्सा, तो मेरे कमर वाले हिस्से में यहां दर्द आएगा। जिसको किडनी की प्रॉब्लम होगी तो वो यहां दर्द करे, लेफ्ट किडनी। राइट किडनी में यहां प्रॉब्लम करेगा, सीधे वाले पांव के ऊपर, सीधे वाले पांव के ऊपर, ये पांव के ऊपर मैं यहां आया, तो दबा दबा के देखेंगे, थोड़ा सा ऊपर नीचे हो सकता है वो पॉइंट, तो इसको आप दबा दबा के देख सकते हैं। तो ऐसे ये कमर का हुआ हिस्सा। अब मान लीजिए मेरे सिर में कुछ प्रॉब्लम है, सिर में दर्द हो रहा है, तो सिर में दर्द के लिए बहुत बढ़िया इसका रिजल्ट है, एकदम अचूक रिजल्ट है। ये मेरा सिर है, मैंने आपको बताया था ना, इसको उठाकर ऊपर रख दीजिए ऐसे, तो सिर हो जाएगा, सिर। अब ये एग्जैक्ट सिर है, ये फ्रंट हिस्सा है, आगे का हिस्सा है, ये पीछे वाला हिस्सा है, ठीक है। अब सिर में बिल्कुल एग्जैक्ट पॉइंट में, मान लीजिए मेरे यहां दर्द है, यहां इधर कनपट्टी पे दर्द हो रहा है, तो मेरे ये कनपट्टी पे दर्द आएगा, ये वाले पॉइंट पे दर्द है, यहां नहीं आएगा, यहां नहीं आएगा, यहां नहीं आएगा, यहां आएगा, मेरे यहां दर्द है। तो मुझे क्या करना है, आजकल जिम्मी आती है, आप कहीं से भी ले सकते हैं बाजार से, रबड़ वाली, प्लास्टिक वाली, मोटे वाली जिम्मी आप ले लीजिएगा। मैं आपको अभी अंगूठे से करके बता रहा हूं कि मुझे पॉइंट दबाना है, तो मुझे क्या करना है, ये पॉइंट, अब अंगूठे से दबाने में मोटा रहेगा, तो मैंने ये ऐसे हड्डी का उपयोग कर सकता हूं। तो मुझे यहां दर्द आएगा और यहां ये बहुत पीड़ा होगी, यहां इस नस में बहुत दर्द होगा, बहुत दर्द होगा, चुभेगी, ऐसा लगेगा जैसे कील चुभ रही है। तो मैं, और देखिए इसमें क्या विशेषता होगी कि आप इसको नीचे दबाएंगे कुछ नहीं होगा, और नीचे दबाएंगे कुछ नहीं होगा, यहां दबाएंगे कुछ नहीं होगा, लेकिन अगर जहां कनपट्टी वाले हिस्से पर दर्द आएगा, दर्द है सिर में, तो एग्जैक्टली इसी पॉइंट पर दर्द आएगा, बहुत तेज, बहुत तेज, जान से निकल जाएगी अगर आप इसको दबाएंगे। तो यही पॉइंट है, इसको फिर 21 बार दबाना है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब मैंने क्या किया है, इन 2 उंगलियों से इसको अंगूठे को पकड़ लिया। आप अपने कंफर्ट के हिसाब से पकड़ सकते हो, क्योंकि मुझे इसको रोकना है। अगर मैं इसको ऐसे दबाऊंगा तो कहां दबेगा, प्रेशर नहीं आएगा, तो मुझे 2 उंगलियों का सपोर्ट लिया। कैसे भी ले सकते हैं आप, अभी ऑटोमेटिक है, मैंने इसमें कुछ करा नहीं है, ये कोई विद्या ऐसी नहीं है कि आप इसके लिए ऐसे करना है वैसे करना है, ये मतलब आपका ऑटो मोड में चलेगा जब आप इसमें अभ्यस्त हो जाएंगे। तो ये पॉइंट आप दबाएं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21, छोड़ दीजिए। फिर एक बार दबाइए ऐसे 11 बार 21 बार, 2-3 बार आप करें, एक बार हाथ को अंगूठे को चटका दीजिए, तुरंत आपका अंगूठे का सिर का दर्द जो है रिलीज हो जाए, तुरंत। जो डिस्प्रिन की गोली खाने से रिजल्ट मिलता है उससे तेज रिजल्ट मिलेगा और बिना किसी साइड इफेक्ट। आपके पास गोली नहीं है, औजार नहीं है, कुछ भी नहीं है, क्या कर रहे हैं, रास्ते में ट्रेन में जा रहे हैं, सिर फटा जा रहा है, क्या करें, एक्यूप्रेशर वाला पाइए, सुजोक वाला पॉइंट दबाइए। रात के 12 बज रहे हैं, 1 बज रहे हैं, किसी को घर में कुछ तकलीफ हो गई, सिर में दर्द हो गया, आप ये वाला पॉइंट दबाइए, तुरंत ये राहत देगा। देखिए सिर में दर्द के बहुत सारे कारण आयुर्वेद की दृष्टि से हो सकते हैं, वायु का बनना है, पित्त की वृद्धि है, कफ के कारण भी हो सकता है, तीनों अलग अलग कारणों से हो सकता है। लेकिन ये वायु अनुलोमन के लिए बहुत बढ़िया है, कफ के लिए भी काम करता है, पित्त के लिए भी काम करता है। लेकिन वो दर्द इसमें क्या होगा, मान लीजिए कोई पित्त की गति से हो रहा है, पित्त बहुत बढ़ा हुआ है, किसी व्यक्ति ने भोजन नहीं किया, भोजन नहीं करने के कारण सिर में दर्द हो जाएगा। समय पर भूख लगी लेकिन भोजन करने का समय नहीं मिला, कुछ व्यस्तता हो गई, नहीं कर पाए, तो सिर में दर्द होगा। फिर अगले दिन अगर आपका पेट खाली है, फिर आपने ये काम किया, तो फिर सिर में दर्द होगा। ये परमानेंट सॉल्यूशन नहीं है, ये तात्कालिक है। तो परमानेंट सॉल्यूशन है कि समय पर भोजन कीजिए,
वायु बन रही है, बार बार पेट में गैस बन रही है, वायु बन रही है, और वो ऊपर जाकर अधोगामी वायु का काम है अधोगामी होना। जो अपान वायु अधोगामी होनी चाहिए, यानी नीचे से निकलनी चाहिए। लेकिन अगर उसका मार्ग अवरुद्ध है, वो ऊर्ध्वगामी हो गई, ऊर्ध्व माने ऊपर, अधो माने नीचे, अधो ऊर्ध्वगामी हो गई, ऊपर उठने वाली हो गई, तो वो ब्रेन में की तरफ जाएगी, कहीं भी जा सकती है, हृदय में टकरा सकती है, ब्रेन में जा सकती है, और मस्तिष्क में जाकर वो आपको सिर में दर्द पैदा करेगी। तो परमानेंट सॉल्यूशन क्या है? परमानेंट सॉल्यूशन है कि आपके पेट में गैस नहीं बननी चाहिए। गैस बन रही है तो उसका समाधान कीजिए, घी खाना है, कुछ स्निग्ध पदार्थ लेने हैं, वायु का शमन करने वाले पदार्थ लेने, वो आपको करना है। ये तात्कालिक है। रोज सिर में दर्द होगा, अगर आपको वायु बन रही है तो रोज सिर में दर्द होगा, तो ये सॉल्यूशन परमानेंट नहीं है। ये तो है कि अभी मुझे दर्द हो रहा है, अभी मैं क्या करूं, तो अभी दर्द के लिए मैंने ये करा। अब आप आयुर्वेद का विषय पूरा पढ़ रहे हैं तो उस विषय के हिसाब से उसका परमानेंट सॉल्यूशन कीजिए कि ये पॉइंट दबाना ना पड़े, कि पेट में जो भी गैस बनने का कारण, कफ बहुत है आपके सिर में, मान लीजिए कफ बहुत बनता है, कफ बनने के कारण से पूरा ब्रेन जो है ये कफ से भरा हुआ है, नाक पूरी कफ से भरी हुई है, आंखों के अंदर पूरे कफ ही कफ है, जिसको नजला कहते हैं, नजला हो गया है। तो ऐसी समस्या में भी आपको फिर कफ की चिकित्सा करनी पड़ेगी। कफ की चिकित्सा करने के बाद वो मस्तिष्क का जो सिर का दर्द है वो परमानेंट जाएगा। ये तात्कालिक है। अभी क्या करूं, एकदम सिर फटा जा रहा है, अभी क्या करूं, डिस्प्रिन नहीं खानी, अंग्रेजी दवा नहीं खानी, तो ये तात्कालिक है। परमानेंट सॉल्यूशन वहां मिलेगा। तो इस प्रकार से हमने सिर को देखा। अब मान लीजिए कान में दर्द है, किसी के कान में दर्द है, तो कान वाला पॉइंट यहां आएगा। ये देखिए, ये कान होगा, सिर है ना, ये मेरा आगे का फेस है, ये मेरा सिर है। सिर के ऊपर मान लीजिए सिर के एकदम कपाल में दर्द है, मेरे यहां दर्द है। अब सिर में दर्द के ना अलग अलग पॉइंट हो सकते हैं, मुझे यहां दर्द हो सकता है, यहां दर्द हो सकता है, सिर पे दर्द हो सकता है। तो अगर ऊपर दर्द है तो ऊपर वाला पॉइंट दबाना पड़ेगा, ऊपर टॉप वाला, ये टॉप वाला पॉइंट दबाना पड़ेगा। और देखिए इसको दबा कर देखिए एग्जैक्ट पॉइंट कहां मिला है आपको। जहां एग्जैक्ट पॉइंट मिलेगा उस पॉइंट को 21 बार दबाना है। 2 से 3 बार आप दबाएंगे, उसके बाद हाथ को झटक देंगे, तो ये आपको तुरंत राहत दे देगा। यही क्रिया आप पूरे पैर में देख सकते हैं। एग्जैक्टली यही क्रिया पैर में है। मैं चिकित्सा पैर से करता हूँ, सुझाव मुझे किसी का करना होता है तो मैं पैर से करता हूँ। तो पैर में क्या होता है, पैर हाथ की तुलना में ज्यादा सेंसिटिव है। आप इसको हाथ लगाएंगे, किसी का हाथ इसमें लगेगा तो हल्की सी गुलगुली होगी, मतलब हल्का सा एकदम आपको स्पर्श लगेगा। लेकिन जब पैर पे कोई हाथ लगाता है तो वो स्पर्श बहुत बेचैन करने वाला होता है। बहुत गुलगुली जिसको हम कहते हैं वो बहुत तेज होती है। तो पैर बहुत सेंसिटिव है, बहुत ज्यादा सेंसिटिव है। आपके छोटे से स्पर्श को भी तुरंत ब्रेन तक पहुंचाता है। तो पैर पे यही पॉइंट आप कर सकते हैं। जैसे पैर का मैं आपको पॉइंट दिखाया था, थोड़ा सा मुश्किल पड़ेगा, दिख रहा है ये पैर। तो इस पैर में देखिए अंगूठा आपका सिर बनेगा, ये आपका सिर बनेगा। तो वही आपको पॉइंट देखना है। मेरे बाएं कनपट्टी पे दर्द है तो मुझे कनपट्टी ये वाला हिस्सा दबाना है, सिर के टॉप में दर्द है तो ये वाला हिस्सा दबाना है। ऐसे ऐसे करके आप ये पॉइंट दबा सकते हैं। तो ये मेरे इसमें पांव देखने, मान लीजिए, तो पांव देखने के लिए ये देखिए, ये मेरा हाथ हो गया, लेफ्ट हैंड हो गया, ये मेरा राइट हैंड हो गया, और ये मेरे 2 पांव हो गए। 2 पांव बीच में रहेंगे हमेशा, जैसे हाथ की उंगलियां वैसे ही है। तो घुटने के दर्द में किसी को एकदम बहुत पीड़ा हो रही है, घुटने का दर्द हो रहा है, तो ये बीच की हड्डी, एग्जैक्टली बीच वाली, थोड़ा सा दिखाना मुश्किल पड़ेगा मुझे, पर ये बीच वाली हड्डी जो है, ये बीच वाली, इसमें आपको दर्द आएगा और ये आपको दिखेगी। दिख रही है, थोड़ा सा मुश्किल है मेरे लिए। ये देखिए, ये वाला मेरे ये एग्जैक्टली ये वाला पॉइंट पे दर्द आएगा। इस वाले पैर में इस वाले उस पॉइंट पे दर्द आएगा। तो आप ये इस पे काम कर सकते हैं। मान लीजिए मेरे तलवे में कुछ प्रॉब्लम है, तो तलवे में यहाँ प्रॉब्लम आएगी, यहाँ टिप पे प्रॉब्लम आएगी। टिप देखते हैं कि मेरे टिप के ऊपर प्रॉब्लम है। तो इस तरीके से ये आप लोग पूरा इसका कर सकते हैं। हाथ में कहीं प्रॉब्लम है, कंधे में कहीं प्रॉब्लम है, कंधे में कहीं समस्या आ रही है, तो कंधे वाला पॉइंट आप देख सकते हैं। तो कंधे वाला पॉइंट कहां होगा आपका, कंधे वाला पॉइंट कहां होगा, कंधा कहां है, हाथ, ये मेरा हाथ है, कंधा है। मान लीजिए यहां मेरे दर्द हो रहा है, इस कंधे में, एग्जैक्टली कंधे में दर्द आया, मुझे हाथ देखना पड़ेगा। हाथ मेरा लेफ्ट हैंड, ये मेरा हाथ हो गया। तो हाथ में बिल्कुल जड़ में आएगा। देखिए हाथ, कंधा बिल्कुल जड़ है ना, ऊपर टॉप का हिस्सा है ना, तो टॉप वाले हिस्से में दर्द आएगा यहाँ पे। तो यहाँ कहीं पॉइंट दबाने से आपको ये एकदम पॉइंट मिल जाएगा और वो आपको रिलैक्स हो जाएगा।
तो ये इस तरीके से पूरे का पूरे शरीर को हम इस पर ढूंढ सकते हैं। और इसकी किताब के बारे में आपको मैं चर्चा कर दूंगा, आपको किताब फॉरवर्ड कर दूंगा, उसकी फोटो खींच के बहन जी को मैं आगे पहुंचा दूंगा, तो वो किताब आप लेकर उससे समझ सकते हैं। अब आपको किताब समझने में इजी हो जाएगा। पहले किताब थोड़ा समझने में थोड़ा मुश्किल आता, लेकिन अब एकदम बिल्कुल सरलता से आपको समझ में आ जाएगा। तो जहां जहां दर्द है शरीर में, उसको दर्द को ठीक करने के लिए ये जो विद्या है बहुत अच्छी एकदम कारगर विद्या है, और इमरजेंसी सिचुएशन में बहुत एकदम राहत देती है। माइग्रेन का दर्द है, सिर फटा जा रहा है, तुरंत दबाएंगे, तुरंत इसका राहत दे देगा, और आपको कम से कम 2 से 4 घंटे के लिए ये राहत दे देगा। बहुत सारे केसेस में लगातार दर्द हो रहा है तो लगातार पॉइंट दबाने में परमानेंट सोल्यूशन भी दे देगा कि आपको परमानेंट हो जाएगा। लेकिन मैं आपसे कहूंगा, मुझे परमानेंट सोल्यूशन तब मिलता है जब हम उसको आयुर्वेद की दिनचर्या, ऋतुचर्या से जोड़ देते हैं, तभी वो परमानेंट आता है। कोई पित्त का रोगी है और पित्त लगातार उसका बढ़ता जा रहा है, तो उसका सॉल्यूशन ये पॉइंट दबाने से नहीं आता। वात का रोगी है, उसको लगातार वायु का अनुलोमन या वायु ना बनने देने वाली चीजें आपने नहीं करी, वायु को कम नहीं किया, तो ये परमानेंट सॉल्यूशन नहीं दे सकता। सॉल्यूशन ऐसा देगा कि आपको कभी महीने भर फायदा हो गया, फिर महीने भर बाद फिर प्रॉब्लम हो जाएगी। आपको ऐसा होगा 10 दिन का आराम मिल गया, 10 दिन के बाद फिर समस्या आ जाएगी। 1 दिन का आराम मिला, फिर दूसरे दिन समस्या आ जाएगी। लेकिन इसका परमानेंट सॉल्यूशन तभी है जब आप आयुर्वेद के सारे नियमों का पालन करें। तो ये विद्या एक इमरजेंसी और एक्सीडेंटल केसेस में बढ़िया काम करती है। तो मुझे लगता है ये इसका जो मौलिक सिद्धांत है मैंने आपके सामने रख दिए हैं। अब इसके बारे में कुछ प्रश्न है तो आप वो प्रश्न पूछ सकते हैं। किसी को कोई प्रश्न है तो प्रश्न पूछ सकते हैं। हरिओम भाई साहब। हरिओम। हाँ जी बोलिए। हेलो। हाँ जी बोलिए। थायराइड है, थायराइड का क्या पॉइंट रहेगा? थायराइड में क्या है, मोटापा बढ़ रहा है कि घट रहा है, वजन घट रहा है? मेरा तो जितना था उतना ही है, ना बढ़ा है और ना घटा है। भूख कैसे लग रही है आपको, खुल के लग रही है, कम लग रही है? सामान्य लगती है। तो किसने कहा आपने थायराइड है? टेस्ट कराया था तो उसको निकला, हालांकि लोग कहते हैं कि आपको देख के लगता नहीं है, मुझे सिर्फ ना जब मेरा चिड़चिड़ाहटपन बढ़ जाता है तो कई बार मैंने चेक किया कि हाँ उस समय बढ़ जाता है, चिड़चिड़ाहट बढ़ जाती है आपकी। और मेरा जो मैं वो जो महीने का जो टाइम था तो शुरू में उसी से पता चला था, बहुत टाइम बढ़ गया था, हालांकि अब तो बिल्कुल रेगुलर रहता है मेरा। तो कोई समस्या वाली बात नहीं है। वो थायराइड टेस्टों पे मुझे कोई विश्वास नहीं जी, ये सब फर्जी टेस्ट है, मुझे इस पे कोई विश्वास नहीं है। अगर थायराइड आयुर्वेद के दृष्टिकोण में अलग बीमारी है, तो आयुर्वेद के दृष्टिकोण में अगर आपका वजन बढ़ रहा है जी, लगातार वजन बढ़ रहा है, भूख कम लग रही है, वो उसको हाइपोथायराइड कहते हैं। आयुर्वेद की दृष्टिकोण में हम उसको हाइपोथायराइड नहीं कहते, उसको मंदाग्नि कहते हैं, अग्नि का मंद हो जाना जी। वजन बढ़ना और थोड़ा से खाते वजन बढ़ जाना और भूख बहुत कम लगना, उस केस में भी चिड़चिड़ापन बढ़ जाएगा। दूसरा है हमारे यहाँ इसमें वायु का प्रकोप होना। वायु का प्रकोप होना, उसमें क्या होगा, आपका वजन गिरता चला जाएगा, जिसको वो हाइपर थायराइड बोलते हैं, वजन गिरना, लगातार वजन गिरते चले जाते। हमारे यहाँ उसको वात व्याधि कहते हैं, वायु का बढ़ जाना। तो वायु को अगर चिकित्सा कर देंगे तो वो ठीक हो जाएगा। मंदाग्नि की चिकित्सा कर देंगे तो हाइपोथायराइड ठीक हो जाएगा, वायु की चिकित्सा कर देंगे तो हाइपरथायराइड जिसको वो कहते हैं वो ठीक हो जाएगा। तो हमें उसके दृष्टिकोण से नहीं। दूसरी बात है कि लक्षण कुछ ना कुछ होते हैं, हर किसी बीमारी के कुछ ना कुछ लक्षण होंगे, बिना लक्षण के कोई बीमारी नहीं। अगर आपको किसी चीज से तकलीफ नहीं है तो उसको कुछ मान के मत चलिए जी, उनके टेस्ट पे विश्वास मत कीजिए, ठीक है। और बाकी देखिए हमारे यहाँ अब वो थायराइड बोल सकते हैं, अब उनको कुछ करना है तो आपको मन की संतुष्टि के लिए करना है तो इसमें आप एक प्राणायाम कर सकते हैं। उस प्राणायाम का नाम है, क्या नाम है उसका, उज्जाई करती हूँ भाई साहब मैं। उज्जाई प्राणायाम, उज्जाई प्राणायाम है, उज्जाई प्राणायाम कर सकते हैं। और कुछ पॉइंट आपको दबाना है, फिर भी संतुष्टि करनी है, नहीं मुझे आपकी बात पे विश्वास नहीं, संतुष्टि नहीं हो रही, मुझे कुछ करना है, तो ये गले में ग्रंथि का ये पॉइंट है, ये आपको यहाँ पॉइंट मिलेगा, थायराइड का पॉइंट। मेरे हिसाब से और आयुर्वेद की दृष्टिकोण से ये कोई ऐसा कोई विशेष विषय नहीं है। आपकी मंद अग्नि की समस्या है या वायु की समस्या है, लेकिन फिर भी अगर संतुष्टि के लिए कुछ करना है तो ये वाला पॉइंट, जड़ का पॉइंट आप दबा सकते हैं जी। और कोई प्रश्न?
हाँ हरिओम दादाश्री जी, हरिओम। हाँ जी बोलिए। ये मर्म चिकित्सा और आपका सुजोग थेरेपी और एक्यूप्रेशर, इनमें कुछ जी, क्या भिन्नता है? इसमें बहुत भिन्नता है क्योंकि मर्म के जो बिंदु हैं वो बिल्कुल अलग हैं। मर्म बिंदु बिल्कुल अलग हैं और सुजॉग के जो पॉइंट्स हैं वो बिल्कुल अलग हैं। तो मर्म सीखने के लिए तो फिर मर्म का सेशन होगा और ये सीधे सुजॉग वाला है। इसके पॉइंट्स बिल्कुल जो बिंदु हैं वो बिंदु दबाने वाले अलग और मर्म के अलग है, सुजॉग के अलग है और एक्यूप्रेशर वाले कहते हैं उनका अलग है। लेकिन अगर आपको कुछ सीखना है तो दो अच्छा है। दादाश्री आवाज में थोड़ा डिस्टर्बेंस है। आपको अगर सीखना है तो सुजॉग बहुत बढ़िया है, इसका बहुत अच्छा परिणाम मिलता है। ये मेरा अनुभूत प्रयोग है इस पे। तो जहां कहीं जो मैंने पॉइंट्स आपको बताए हैं, ये पॉइंट दबाने से तुरंत रिजल्ट मिलता है। उसी तरह से मर्म के बिंदु हैं, अगर मर्म सीखना चाहेंगे तो मर्म अलग से उसको विषय को रखा जा सकता है, मर्म का विषय अलग है। अच्छा, जो ये मर्म चिकित्सा है ये सुनील जोशी जी वाली है ना, डॉक्टर सुनील जोशी जी वाली? डॉक्टर सुनील जोशी जी इसका प्रचार कर रहे हैं, है तो ये महर्षि सुश्रुत की विद्या और इसका सबसे ज्यादा जो प्रचार है मर्म चिकित्सा है डॉक्टर सुनील जोशी जी वाली है ना, जो हरिद्वार वाले हैं? हाँ जी, आप मेरी बात नहीं समझ रहे। मैं कह रहा हूँ वो इसका प्रचार कर रहे हैं, इसके प्रचारक हैं, लेकिन ये विद्या महर्षि सुश्रुत है। हरिओम भाई, वो मूंग का दाना लगाते हैं, कोई कोई मूंग का दाना लगाते हैं, तो वो सही है या नहीं? नहीं, बढ़िया है। मूंग और मेथी का दाना लगाया जाता है। उसमें क्या कराया जाता है, मान लीजिए सिर का दर्द है, बहुत ज्यादा पीड़ा है, पूरे दिन से पीड़ा है, माइग्रेन जा नहीं रहा है, सिर में दर्द है, तो उसमें क्या करना है कि आपने पॉइंट दबाने के बाद वहां पर मूंग या मेथी बहुत अच्छा काम करती है। मेथी वायु अनुलोमक होती है, तो आप मेथी के पॉइंट यहाँ पेपर टेप आती है, यहाँ को इसमें वो मेथी के दाने लगाइए, टेप से उसको अच्छे टाइट बांध दीजिए जिससे चुभे हो। तो आप ऐसा रात भर कर देंगे तो अगले दिन एकदम सिर का दर्द गायब मिलेगा। मतलब ये दीर्घ काल में, लंबे समय में तकलीफ है, मतलब लगातार जी 10 साल से परेशान, तो आप वो पॉइंट दबाइए एक बार कुछ सेकंड्स के लिए, उसके बाद वहां पर मेथी का दाना लगा दीजिए जहां चुभे। अब रीढ़ की हड्डी पर यहाँ मेथी दाना नहीं लग सकता क्योंकि यहाँ प्रेशर नहीं पड़ेगा, लेकिन यहाँ पॉइंट लगा कर इसको बांध देंगे तो अच्छा चुभेगा। यहाँ पर राजमे का पॉइंट दाना आप लगा सकते हैं, मूंग का दाना लग सकता है जी। हेलो, आप जी हरिओम, बोलिए। आवाज नहीं आ रही, बहुत ज्यादा आवाज गूंज रही है। अब छोड़ो, जो जरूरी काम करिए ना। बोलिए प्रश्न होशी। अभी आए नहीं करूंगा ना, फिर दो लोग बोल रहे हैं, दो व्यक्ति बोल रहे हैं, एक व्यक्ति बोलेंगे तो आवाज आए। हाँ जी बोलिए। हरिओम, बोलिए। तो आता है वो के भी एक पहले ऐसा मैंने पीछे तो यानी सुना है जल्दी में आवाज नहीं रही। आवाज कम करो क्या? अभी बोलिए अब ठीक आई। हाँ, किसी को आदत है तो सिग्नल कम लग रहा है मुझे आपका, आपकी आवाज नहीं आ रही है, आपको अपनी लोकेशन थोड़ा बदलनी पड़ेगी। गायकवाड़ जी, आप SMS डाल दिया तो भी चलेगा, डायलॉग बॉक्स में मैसेज डाल दो, फिर उसके ऊपर जवाब दिया जाएगा। हाँ चलेगा, कोई बात। आपकी आवाज ठीक से नहीं आ रही है तो कुछ प्रॉब्लम नहीं, मैसेज डाल दो, उसके ऊपर समाधान कर लेंगे। जी, और किसी का प्रश्न? इसमें लेफ्ट हैंड का ही प्रयोग करना है क्या हमेशा? नहीं, हमेशा नहीं करना। मैंने आपको बोला ना शुरू में, मान लीजिए मेरे बाएं पैर में दिक्कत है घुटने में, तो मैं बाएं हाथ का एक्यूप्रेशर पॉइंट दबाऊंगा। दाएं हाथ में, मेरे दाएं पैर में दिक्कत है घुटने में, तो दाएं हाथ का प्रेशर पॉइंट, दाएं में दाया। अब ये लेना तो ये वाला अच्छा है ना। आपको जहां भी दिक्कत है, मान लीजिए सिर में राइट साइड में दिक्कत है तो राइट वाला ले लीजिए, लेफ्ट वाले में दिक्कत है तो लेफ्ट वाले ले लीजिए। बीच में जैसे रीढ़ की हड्डी में दर्द है तो कोई सा भी ले लीजिए, कोई भी ले लीजिए, कोई भी हाथ। अच्छा।
अच्छा। हाँ, लेकिन जब कोई स्पेसिफिक पॉइंट है, दायां या बायां हिस्से में तकलीफ है, तो दायां या बायां हाथ लीजिए। अगर बीच में है, कहीं बीच वाले हिस्से में तकलीफ है, तो आप कोई भी हाथ ले सकते हैं या दोनों हाथ में दबा सकते हैं। हाँ, आज का विषय सबको समझ में आ गया? मौलिक सिद्धांत समझ में आ गए? जी। आपके लिए कुछ पॉइंट है जी? आंखों के लिए आंखों के लिए यही पॉइंट रहेगा कि देखिए ये आपका वो है फ्रंट हिस्सा, ये मेरा आगे का हिस्सा है, अंगूठा है ना। तो इसमें देखिए, इसमें आंख कहाँ होगी मेरी? यहाँ होगी एक आंख यहाँ होगी। पेन नहीं है अभी, तो पेन तो आपको बताया था। तो आप इसमें कल्पना कीजिए कि ये हिस्सा जो है ना, ये जो मेरी लकीर अंगूठे की, ये मेरा ऊपर का फ्रंट फेस है। ये अब इसमें ये मेरा ऊपर का ये वाला हिस्सा सिर है, तो मेरे आंख यहाँ है एग्जैक्टली, ये और ये दाईं और बाईं आंख। इसको ना आपको पॉइंट से दबाना पड़ेगा, थोड़ा नुकीली चीज से दबाना पड़ेगा। अंगूठे से या उंगली से दबाएंगे तो पूरा दबेगा, ये पॉइंट नहीं दब पाएगा, इसलिए कुछ नुकीली चीज से आपको दबाना पड़ेगा, पॉइंट से, पॉइंटर से। ये मेरी आंख का पॉइंट है, तो मैं आंख के पॉइंट को ऐसे ऐसे दबा दूंगा। ये मेरी दूसरी आंख का पॉइंट है, तो मैं इस आंख के इस वाले पॉइंट को दबा दूंगा। ठीक है ना? तो इस तरीके से हो सकता है जी। हो गया सबका समाधान आज के विषय का? पूर्ण करें फिर इसको, विषय को आज को। हाँ सर जी, आपका नंबर भेजिए ना, नंबर वो आप ले लीजिएगा, आप यहाँ से ले लीजिएगा, इनसे ग्रुप पे डाल देंगे, ग्रुप पे लिख दीजिए, वो ग्रुप पे लिख देंगे। हाँ, तो विशाल भाई अब दूसरा शुरू कर सकते हैं क्या? चश्मा हटाने के लिए किसी का प्रश्न आया है, चश्मा हटाने के लिए क्या करें? चश्मा हटाने के लिए लंबा समय थोड़ा काम करना पड़ेगा, 3-4 चीजें करनी पड़ेंगी। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट है, एक मैं जो अपने इसमें प्रयोग कर रहा हूं, बहुत बढ़िया उसका परिणाम आ रहा है, शीर्षासन का। शीर्षासन अगर आप नियमित रूप से करेंगे तो बहुत बढ़िया परिणाम आएगा। काम बहुत सारे करने पड़ेंगे चश्मा हटाने पे। दूसरा काम करना पड़ेगा, इसमें एक्यूप्रेशर पॉइंट कर सकते हैं, लेकिन बहुत इसको पॉइंट को दबा सकते हैं, लेकिन 3-4 काम और करने पड़ेंगे कि आपको एक रसायन लेना पड़ेगा। कुछ भी रसायन जो आयुर्वेद में रसायन बोले गए हैं, वो रसायन से ही नेत्र ज्योति बढ़ेगी। घी की मात्रा बढ़ानी पड़ेगी, शुद्ध गाय का घी आपको खाना पड़ेगा, और इसमें रसायन आपको बढ़ाना पड़ेगा। रसायन में च्यवनप्राश आप ले सकते हैं, ब्रह्म रसायन ले सकते हैं, रसायन चूर्ण ले सकते हैं। मतलब आंवले का प्रयोग इसमें बहुत महत्व का है। नेत्र ज्योति अगर बढ़ानी है तो आप इसमें क्या ना, नेत्र में भी तीनों दोष हो सकते हैं, वात पित्त कफ तीनों का दोष हो सकता है, जिसके कारण नेत्र ज्योति कम हो रही है। तो तीनों को एक साथ, अब आपको ये विषय बहुत आगे का है, ये समझना आपके लिए थोड़ा मुश्किल पड़ेगा कि आपको दोष कौन सा है, कि मुझे वात वाली व्याधि है, पित्त वाली है, कफ वाली है, द्विदोष वाली है या त्रिदोष वाली है। तो उसके लिए एक मोटा मोटा समाधान है कि आंवला त्रिदोष नाशक है। तो आंवले का प्रयोग नेत्र ज्योति को बढ़ाने के लिए, कोई भी दोष को दूर कर नेत्र ज्योति बढ़ाने के लिए, ये बहुत अच्छा है। आंवले में घी डल गया तो च्यवनप्राश बन जाएगा, मतलब और बहुत सारी औषधियां डलेंगी, तो आंवला और घी नेत्र ज्योति के लिए बहुत ही बढ़िया है। तो मैं तो कहूंगा आप च्यवनप्राश का बढ़िया कोई अच्छी क्वालिटी का जो च्यवनप्राश, बाजारू नहीं, डाबर, झंडू, पतंजलि, ये सब बाजारू च्यवनप्राश नहीं, बहन जी आपको पता बता देंगी जहां आपको अच्छा च्यवनप्राश मिल सकता है। सुबह शाम च्यवनप्राश रेगुलर खाना है। और देखिए, नेत्र ज्योति बढ़ाने के लिए कम से कम 1 साल का समय आपको चाहिए होगा। आप सोचेंगे कि जी मैंने 1 महीना खा लिया तो कुछ नहीं होने वाला, 2 महीना खा लिया कुछ नहीं होने वाला, असर दिखना शुरू होगा, लेकिन इसका बढ़िया सॉल्यूशन आएगा, रिजल्ट आएगा 1 साल के बाद। दूसरी बात, आपको दिनचर्या का पालन नियमित करना पड़ेगा, विकल्प नहीं है कोई भी। ऋतुचर्या का पालन करना पड़ेगा, दोषों को ठीक रखना पड़ेगा। ये आप काम करेंगे। 2 चीज हो गई, शीर्षासन तुरंत बहुत बढ़िया रिजल्ट देगा। शीर्षासन किसी के भी उससे योग सिखाने वाले से सीख के दीवार का सहारा लेकर आप घर में भी शीर्षासन कर सकते हैं। नीचे कुछ मोटा, थोड़ा सा सिर को कुशन देने वाला कुछ आपको चीज लगानी पड़ेगी, पीछे किसी को खड़ा करना पड़ेगा, शुरू में अभ्यास नहीं है, और दीवार का सहारा लेते हुए आप शीर्षासन कर सकते हैं। शीर्षासन करें, सुबह शाम ब्रह्म रसायन, च्यवनप्राश या रसायन चूर्ण का प्रयोग कर सकते हैं। और आंखों को त्रिफले के पानी से धोना बहुत बढ़िया है। रात में 1 चम्मच त्रिफला आप 1 कप पानी में भिगो दीजिए, वो रात उसको मिक्स कर दीजिए अच्छे से, रात भर वो बैठ जाएगा, सुबह वो बैठ जाएगा, तो उसके पानी को निथार लीजिए,
यानी बिना कण वाला, बिना त्रिफले वाला पानी निथार कर, आई कप्स आते हैं बाजार में, सर्जिकल शॉप से आई कप्स मिल जाएंगे, वो आई कप्स ले लीजिए, उसमें पानी भरिए और आंख पे लगा दीजिए और आंख को खोल लीजिए। इसमें 4 से 5 मिनट आप आंख को डुबो के रखिए, खोलिए बंद कीजिए, खोलिए बंद कीजिए, ऐसा करना है। तो ये त्रिफले का पानी भी नेत्र ज्योति बढ़ाने के लिए बहुत कारगर है। तो 3 चीजें आप ये कर सकते हैं, दिनचर्या, ऋतुचर्या मैं मान के चल रहा हूं, इसको आप पालन जरूर करेंगे, उसके बाद ही इन तीनों का परिणाम आएगा। अगर दिनचर्या ऋतुचर्या का पालन नहीं कर रहे तो कोई परिणाम नहीं आएगा। तो ये 3 चीजों का आपको अच्छा परिणाम मिलेगा। दादाश्री, विशाल भाई हरिओम। हेलो हरिओम विशाल भाई। एक सेकंड मैं अपना पॉइंट पूरा करता हूँ, फिर प्रश्न पूछेगा। इसमें एक पॉइंट और मुझे याद आया है, विषय तो अलग है, मर्म चिकित्सा मैं सिखाऊंगा, लेकिन मर्म का एक पॉइंट है यहाँ पर। ये मर्म के 2 पॉइंट हैं नेत्र ज्योति के लिए। ये बिल्कुल जैसे छोटे बच्चे की नस होती है ना, ऐसे हम सबकी नस है यहाँ पर, बिल्कुल ये याद है, ये नस मिलेगी, उंगली लगाकर देखिए आपको यहाँ पर नस मिलेगी, बिल्कुल ये जड़ में एक नस यहाँ मिलेगी, एक नस यहाँ मिलेगी, नस दबेगी, आपको दिखेगी। इसमें क्या करना, आंख बंद करके इसको 21 बार दबाना। आंख बंद कीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21। आप 21 बार पॉइंट को दबाएंगे, दिन में 3 बार 4 बार दबा लीजिए, आपको बहुत आराम मिलेगा। ये मर्म का बिंदु है, ये तुरंत आंखों के प्रेशर को रिलीज करता है और आंखों को बहुत आराम। आंखों पे 2 पॉइंट और याद आ गए, एक विषय चल रहा है तो मैं इस विषय को पूरा कर देता हूं। एक चातुरी मुद्रा होती है, बहुत ये इसमें आंखों की नेत्र ज्योति कम होने का कारण एक और भी है कि मसल्स में स्टिफनेस आ जाती है। हम आंखों की एक्सरसाइज कुछ नहीं करते, पूरे शरीर की एक्सरसाइज करते हैं, लेकिन आंखों की कोई एक्सरसाइज नहीं करते। तो आंखों की ज्योति बढ़ाने के लिए, मसल्स को रिलैक्स करने के लिए एक चाचरी मुद्रा होती है और एक शांभवी मुद्रा होती है। इन 2 मुद्राओं का अभ्यास करने से भी आंखों का रिलैक्सेशन मिलेगा। तो ये जिनकी नेत्र ज्योति कम है वही करें, ऐसा नहीं है। अब सब मोबाइल पे है, मुझे भी मोबाइल पर 1-2 घंटे रहना पड़ता है क्लास लेने के लिए और कामों के लिए, तो मेरी मजबूरी, आप सबकी मजबूरी है। तो हम सबकी नेत्र ज्योति लगातार गिर रही है, तो हमें क्या करना है, चाचरी मुद्रा है और एक शांभवी मुद्रा है, इसका भी अभ्यास करेंगे तो नेत्र ज्योति बढ़ेगी, मसल्स की स्टिफनेस खत्म हो जाएगी। करना क्या है, किसी भी गुरु से सीख सकते हैं, यहाँ पे मैं आपको सिखा सकता हूँ मोटा मोटा। इसमें ये करना है कि आप बिल्कुल कमर सीधी करके बैठेंगे, कमर एकदम सीधी। अब मैं क्या है, इस उंगली के पॉइंट को देख रहा हूं, मैं इस उंगली के पॉइंट को देख रहा हूं और इस उंगली को मैं नाक तक लेके आया हूं, देखते 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 देखते। ये देखिए आप, मैं नाक तक लेके आया हूं और नाक को देख रहा हूं, मैं नाक के टिप को देख रहा हूं। मुझे ऐसा लगातार देखना, बिना पलक झपके, बिना पलक झपके, बिना पलक झपके। अब इसमें क्या होगा, आपकी आंखों में से आंसू आएगा, बहुत दर्द होगा, तो ये आपके मसल्स की स्टिफनेस है, जकड़ गई है मसल्स, तो ब्लड सर्कुलेशन कम हो गया है। तो जब आप ये मुद्रा करते हैं, आप आंखों के तारों को बिल्कुल सेंटर में ले आते हैं, तो ये मसल्स की स्टिफनेस को कम करता है, ब्लड सर्कुलेशन को बढ़ाता है, तो धीरे धीरे नेत्र ज्योति बढ़नी शुरू होती है। दूसरी एक मुद्रा, अब इसमें करना क्या, ध्यान क्या है कि आंखें बंद नहीं करनी, पलक नहीं झपकानी, जबरदस्ती खोल के रखनी है। तो आंखों में से झलझल पानी बहेगा, आंखों में दर्द होगा, आंखें बंद होना चाहेंगी कि बंद कर दो उसको, लेकिन खोल के रखना है। तो ऐसा 2 मिनट, 4 मिनट, 5 मिनट, 15 मिनट, आधा घंटा तक इसका अभ्यास कर सकते हैं। दूसरी एक मुद्रा है शांभवी मुद्रा। शांभवी मुद्रा में यहां इस बिंदु पे कंसंट्रेट करना है। तो मैं इस उंगली को लेके आया हूं, थोड़ा गर्दन मुझे झुकानी है ऐसे, और मैं देखिए, दोबारा देखिए, तो मेरा कंसंट्रेशन यहां करिए, ऐसे मुझे रखना है 15 मिनट 20 मिनट बिना पलक झपकाए। अब आंख में से पानी झड़झड़ बहने का प्रयास करेगा, मसल्स में बहुत स्टिफनेस है वो खत्म होगी। ये क्रियाएं करने के बाद हमेशा ध्यान रखना है कि सीधा आपको नहीं खोलना है, मैंने आपको सिर्फ दिखाया है। तो जब भी करेंगे ये क्रिया 2 मिनट 4 मिनट 5 मिनट करने के बाद आप आंख बंद करेंगे, खोलना नहीं है आपको, आंख खुली हुई आंख को फिर बंद करना है और घर्षण करके आंखों को मसाज करके 3-4 बार फिर आंखें धीरे धीरे खोलनी, ये ध्यान रखना है। तो ये मुद्रा करने से भी नेत्र ज्योति बहुत तेजी से बढ़ती है। तो देखिए, जो रसायन का काम है वो रसायन करेगा शरीर के अंदर से, जो स्टिफनेस कम करने का काम है वो ये मुद्राएं करेंगी, जो आंखों में कुछ दोष है तो वो त्रिफले का जल करेगा। तो 3-4 काम आपको करने पड़ेंगे।
तो मैंने इस विषय को आज इसमें हरि इसमें किसी का प्रश्न था कि सलाइवा लगा सकते हैं क्या? किसी मरीज को ज्यादा तकलीफ होती है, दर्द दिवसी लगा लीजिए सलाइवा जी। हरिओम विशाल भाई, ये जो आपने मुद्रा बताई है और त्रिफल आकार जो आंखों के लिए, तो वो दोनों का कुछ वीडियो मिल सकता है क्या? क्योंकि प्रैक्टिकली थोड़ा देखते हैं तो करने के लिए आसान हो जाएगा। नहीं तो आप इसका शांभवी मुद्रा, चाचरी मुद्रा ये डाल के दे दीजिए, गूगल पे डालिए तो आपको मिल जाएगा, यूट्यूब पे मिल जाएगा। ग्रुप पे आप नाम डालेंगे क्या सिर्फ ये? और वो और त्रिफला का आंखों का जो है वो अच्छा, अगर वीडियो कुछ रहता है या कुछ वीडियो तो अनिता बहन जी डाल देंगे इसका। चाचरी मुद्रा का भी कुछ बना के डाल सकते हैं, शांभवी मुद्रा का भी, और नहीं होगा तो आप इसको गूगल पे भी सर्च करेंगे तो मिल जाएगा। हाँ, नाम दोनों डाल सकते हैं ना गूगल पे, ये ग्रुप पे। राधाश्री, जैसे कि अभी आपने आंखों के बारे में बताया कि ये रोग वात, पित्त और कफ के कारण होता है। जैसे कि कल हमने कक्षा में पढ़ा कि वात रोग जो है हमारे लंग्स से ऊपर का जो है वो कफ रोग होता है ना, और जो अपना हिप्स पार्ट है यानी कि अपना जो कमर है उससे नीचे का वात रोग होता है, बीच में पित्त का रोग है। तो क्या वात और पित्त आंखों में आता है, होता है इसका रोग? तो क्या है इसमें क्या है, इसमें मूल सिद्धांत ये है कि हमारे संपूर्ण शरीर में तीनों ही दोष हैं, पूरे शरीर में। आवाज में डिस्टर्बेंस। बहन जी आपको मेरी आवाज आ रही है क्या? हाँ आ रही है। आपके कुछ माइक में प्रॉब्लम है भाई, मुझे लगता है। मेरी आवाज लगभग सबको क्लियर आ रही है शायद, मुझे ऐसा लग रहा है। नहीं आ रही आवाज। हाँ, तो हमारे संपूर्ण शरीर में तीनों दोष हैं, संपूर्ण शरीर में। सिर में कफ भी है, वात भी है, पित्त भी है, लेकिन मुख्य स्थान कफ का है। मेरी आंखें, नेत्र जो है वो पित्त का स्थान है, मुख्य स्थान पित्त है, लेकिन ये पूरा हिस्सा कफ का मुख्य स्थान है। तो संपूर्ण शरीर में पित्त का निर्माण पेट में होता है, आमाशय में होता है, लेकिन मुख्य स्थान इसका ये, निर्माण पेट में होता है लेकिन स्थान ये है। उसके बाद पित्त का स्थान हृदय से नाभि है, नाभि से लेके नीचे पांव वाला हिस्सा जो है वो मेरा वात का स्थान है, मुख्य स्थान है। लेकिन संपूर्ण शरीर में तीनों दोष व्याप्त हैं, तीनों दोष है ना। तो ये विषय एक बहुत बड़ा विषय है। ये विषय के लिए तो आपको लगातार अध्ययन करना पड़ेगा। कल मैं थोड़ा बहुत फंडामेंटल और लूंगा, इसका मौलिक सिद्धांत जो है वो आपको और दिखाने का प्रयास करूंगा, लेकिन ये आपको और इस पे अध्ययन लगातार करना पड़ेगा। ये 2 घंटे 4 घंटे का विषय नहीं है, ये महीना भर एक विषय, कोई बात, पित्त, कफ, कोई स्थान, इनके स्थान भी अलग है। वायु भी 5 प्रकार की है, पित्त भी 5 प्रकार का है, कफ भी 5 प्रकार का है। प्राण वायु फेफड़े वाले हिस्से पर है, अपान वायु नाभि से नीचे वाले हिस्से पर है। इस तरीके से पांचों की पांचों वायु अलग अलग हिस्से में है ना। व्यान वायु संपूर्ण शरीर में, मतलब संपूर्ण शरीर में है। तो इन सबके अपने अपने स्थान है। लेकिन क्या है, जैसे आप व्यवसाय करते हैं, मान लीजिए कोई व्यक्ति नौकरी करता है, तो उसकी जो स्ट्रेंथ है, ताकत है, और उसका जो जीवन का मुख्य हिस्सा है वो दुकान पर बैठकर बीतता है। वो घर भी आता है, वो अपने सामान लेने वाले व्यापारियों से भी मिलता है, अपने ग्राहकों से भी मिलता है, दुकान पे जाता भी है, आता भी है, वो सब जगह आता जाता है। लेकिन उसका मुख्य स्थान क्या है? दुकान पर बैठना। वो 8 घंटे दुकान पर बैठता, 10 घंटे बैठता, लेकिन वो 12 घंटे घर पे भी आता है सोने के लिए। वो अपने मित्रों से भी मिलने जाता है, अपने व्यवसाय के लिए अलग अलग शहरों में मिलने जाता है, वो अलग अलग जगह जा रहा है, लेकिन उसका मुख्य स्थान क्या है? अपनी दुकान पर बैठना। तो ऐसे ही कफ का हिस्सा मुख्य ये है, लेकिन संपूर्ण शरीर में व्याप्त है। ये मुख्य रूप से यहां प्रभावित ज्यादा करता है, ठीक है ना। तो ये विषय, हाँ, इसलिए आंखों में वात का दोष भी हो सकता है, पित्त का दोष भी हो सकता है, कफ का दोष भी हो सकता है। जो चीज बढ़ जाएगी वो वहां जाके उसको परेशान कर सकती है। सिर में दर्द है, कफ का स्थान है, लेकिन सिर में दर्द तभी होगा जब यहाँ वायु होगी। वायु के बिना कोई दर्द नहीं होता, वायु के बिना कभी दर्द हो नहीं सकता। अब वायु को अवरोध कर दिया, वायु को आने जाने के लिए व्यवधान किसने कर दिया? कफ ने कर दिया। तो चिकित्सा फिर कफ की होगी। वायु पूरे संपूर्ण शरीर में व्याप्त है, इसके मूवमेंट में अगर ब्लॉकेज आ गई कहीं पे भी, समस्त दर्द पैदा करेगी वायु, लेकिन वायु का कारण नहीं है, इसमें कारण होगा कफ, क्योंकि उसके मार्ग को अवरोध कर रहा है कफ। तो चिकित्सा उस केस में कफ की होगी। तो
ये विषय बहुत ज्यादा बड़ा है, तो इस विषय को धीरे धीरे आप समझ पाएंगे, है ना? जी ये पॉइंट क्लियर हुआ सभी को। जी, अगला किसी का प्रश्न है तो पूछ सकते हैं, फिर इस सेशन को क्लोज करते हैं। बहन जी, मुझे लगता है सबका क्लियर हो गया है। हाँ, किसी को संशय होगा तो प्रश्न पूछ सकते हैं, अनीता बहन जी के इस पर डाल सकते हैं। कोई संशय समाधान कुछ और आपको तकलीफ है तो आप अनीता बहन जी से संपर्क कर सकते हैं। और विशाल भाई, मैं समझती हूँ कि आज भी लगभग 34-35 लोग थे हमने, तो कल का भी जो विषय रहेगा वो आपका, तो कल तो रस या ऋतुचर्या से शुरू करेंगे। दिनचर्या पूरा हो गया? हाँ, दिनचर्या पूरा हो गया। त्रिदोष सिद्धांत हो गया पूरा? त्रिदोष सिद्धांत बस वही मूल सिद्धांत पर ही गए हैं, मूल से ज्यादा तो अंदर गए नहीं। प्रयास कर रहे हैं थोड़ा सा त्रिदोष सिद्धांत और फिर ऋतुचर्या का लेने का प्रयास करें। 2 घंटे तक का कल का आपका ही है ना? तो कल क्लास 8 बजे से, अगर आपकी रुचि हो तो इसको बहुत इंटरेस्टिंग, बहुत मजा आएगा, आनंद आएगा कि आपको ये पता चलेगा कौन से रस थे, मीठे से किसकी चिकित्सा करेंगे, खट्टे से किसकी चिकित्सा करेंगे, कड़वे से किसकी चिकित्सा करेंगे, तीखे रस से किसकी चिकित्सा करेंगे। और आपके इसमें कोई चीज बढ़ गई है, घट गई है, तो उसको घटाने बढ़ाने का काम आप अपने हाथ में कर सकते हैं। मुझे घटाना है, कब बढ़ाना है, मुझे क्या करना है, खाना पीना चाहिए, मुझे वायु को घटाना है, क्या खाना पीना चाहिए, और किस मौसम में क्या क्या चीज की व्याधियां होंगी। तो ये एक बड़ा कल इंटरेस्टिंग टॉपिक होगा। अगर आप लोग कल सभी लोग आएंगे तो इसमें आपको बहुत आनंद आएगा। बिल्कुल नहीं, बिल्कुल रेगुलर सारे ही लोग हैं और सब लोग पूरा 2 घंटे समय देते हैं। बहुत आज का भी अच्छा रहा। ये जो करंट सब लोग सीख पाए कि करंट तुरंत कहीं भी दर्द हुआ तो उस दर्द को तुरंत कैसे ठीक किया जा सकता है। और ध्यान ये रखना है, किसी को ब्लड प्रेशर बहुत ज्यादा हो, हार्ट की प्रॉब्लम ज्यादा हो, तो पॉइंट बहुत रिगरसली, मतलब बहुत कठोरता से मत दबाइएगा। और जिनको ऐसी व्याधियां हो उनका पॉइंट आप मत दबाइएगा। पहले पूछ लीजिएगा कोई ब्लड प्रेशर हाई की तकलीफ तो नहीं है, किसी को हार्ट अटैक की प्रॉब्लम या वॉल्व लगा हुआ तो नहीं है, क्रॉनिक किसी के अंदर शरीर में कुछ व्याधियां तो नहीं है, तो मत कीजिएगा। कारण मैं आपको बताता हूं, उनके पॉइंट बहुत सेंसिटिव होते हैं, उनके शरीर में वात की व्याधि बहुत होती है, तो अगर वो पॉइंट कहीं दब गया, ज्यादा दब गया, तो वो तकलीफ पैदा कर सकता है। तो आपके हाथ पैर ना फूले, इसलिए पहले रोगी से, जिसका भी आप करें उससे पूछ लीजिए, उसको गंभीर रोग ना हो ऐसे लोगों पर ही करने का अभ्यास कीजिए। जब आपको उसका 3 महीने, 6 महीने, साल भर का अभ्यास हो जाएगा नॉर्मल व्यक्तियों के ऊपर, और आप देखिएगा आप फिर उन लोगों पर भी कर पाएंगे। तो मेरा सुझाव है कि जो क्रॉनिक है, गंभीर रोगी है, उनके ऊपर आप पॉइंट ना दबाएं, पहले उनसे पूछ लीजिए, उसके बाद उनका पॉइंट दबाएं। ठीक है, शांति पाठ करें। आज इसको शांति पाठ कर लेते हैं और इसको फिर सभी कमर सीधी कर लेंगे, आंखें बंद करेंगे। ओम द्यौ शांति, अंतरिक्ष शांति, पृथ्वी शांति, आप शांति, वनस्पतयः शांति, औषधयः शांति, विश्वे देवाः शांति, काम शांति, क्रोध शांति, ब्रह्म शांति, सर्व शांति, शांतिरेव शांति, काम शांतिरेवि। ओम शांति शांति शांति। सभी को वंदन, सभी को नमस्कार, धन्यवाद। हरिओम।